किडनी एंड यूरेटर। अगर सबसे पहले अपर यूरिनरी ट्रैक की एनाटमी डिस्कस करें, अपर यूरिनरी ट्रैक में क्या आएगा, किडनी और यूरेटर ही आएंगे। तो इसमें 2 किडनीज़ हैं और 2 यूरेटर हैं। अब जो किडनीज़ होते हैं वो रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर लोकेटेड है। लेंथ इनकी 12 सेंटीमीटर है, विड्थ इनकी 6 सेंटीमीटर और थिकनेस इनकी 3 सेंटीमीटर है। सो इसको हाफ ऑफ करते जाएंगे, 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3। अपर पोल जो किडनी का है वो डायाफ्राम के ऊपर है और वो इसको लंग्स के साथ सेपरेट कर रहा है और 11th और 12th रिब के साथ सेपरेट कर रहा है। इसके नीचे क्या है, सोर्स मेजर है, क्वाड्रेटस लंबोरम है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है। अब अगर मीडियल से लैटरल साइड की तरफ चलते जाएं तो सबसे मीडियल जो मसल होगा दिस इज़ गोइंग टू बी सॉस, उसके बाद क्वाड्रेटस लैम्बोरम आएगा और सबसे लैटरल जो मसल होगा दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। इसके इन 3 मसल्स के ऊपर जो है वो किडनी पड़ी है। किडनीज 2 हैं, राइट है और लेफ़्ट है। राइट के आगे कुछ और स्ट्रक्चर्स पढ़े और लेफ्ट किडनी के आगे कुछ और स्ट्रक्चर्स पढ़े। ये तो अभी तक हमने सारे पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स की बात की है। एंटीरियरली क्या पढ़ा है, वेल राइट किडनी के आगे पड़ा है लिवर, सेकेंड पार्ट ऑफ डुआर्डनम और असेंडिंग कोलॉन। इसी तरह जो लेफ्ट किडनी है उसके आगे क्या पड़ा है, लेफ्ट किडनी के आगे पड़ा है स्प्लीन, स्टमक, टेल ऑफ पैंक्रियाज और लेफ्ट साइड ऑफ डिसेंडिंग कोलॉन। इसके अलावा किडनी का एक हाइलम होता है, ये वो जगह है जहाँ पे डिप्रेशन होता है और सारे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर एंटर हो रहे होते हैं। मीडियल साइड के ऊपर होता है। सो इस हाइलम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स एंटर हो रहे हैं, वेन, आर्टरी और रीनल पेल्विस। और अगर हम आगे से पीछे की तरफ काउंट करें, सबसे आगे रीनल वेन है, बीच में आर्टरी है और सबसे पीछे रीनल पेल्विस है या जिसे यूरेटर कहेंगे। तो यूरेटर की बात करें, यूरेटर जो है रीनल पेल्विस से निकलते हैं, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये ब्लैडर के अंदर जाते हैं। मीडियल साइड के ऊपर होता है पेल्विस, तो ये जो यूरेटर भी होता है ये भी मीडियल साइड से निकलता है और सॉस मसल के ये मीडियल एज के ऊपर होता है। इस तरह जो है ये सेपरेट करता है जितनी भी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की टिप्स हैं उनको। फिर ये क्या करता है, ये अब ये क्योंकि एब्डोमेन में है तो हम इसे कहेंगे नाउ दिस इज एब्डोमिनल यूरेटर। फिर ये कॉमन आइलिक आर्टरी की बाइफोर्केशन को क्रॉस करता है और जो इसे सेपरेट करता है सैक्रोइलिक जॉइंट्स के साथ। इसके बाद ये यूरेटर पेल्विस के अंदर आ जाता है। पेल्विस के अंदर आने के बाद इसका क्या कोर्स है, पेल्विस की जो लैटरल पेल्विक वॉल है ये वहाँ पे होता है। सो इट रन्स अलोंग द लैटरल पेल्विस वॉल और फिर क्या करता है, ईस्चियल स्पाइन के आगे से गुजरता है और मीडियली टर्न होकर ब्लैडर के अंदर आ जाता है। अब जब ये ब्लैडर के अंदर एंटर होता है तो एक एंगल बनाता है। मेल्स में कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्लैडर से पहले, फीमेल में कुछ और होते हैं। मेल्स में क्या होता है, वास्ट डेफरस को क्रॉस करता है और फीमेल में यूट्राइन वैसल्स को क्रॉस करता है। सो इसको हम कहते हैं वाटर अंडर द ब्रिज, क्योंकि वास्ट डेफरस में पानी होता है, वास्ट डेफरस नीचे होती है, इसके ऊपर से क्रॉस करके जाता है। फीमेल्स में जो होता है ये वजाइना के लैटरल फोर्निक्स के राउंड लाई करता है। अब ये यूरिटर्स जो हैं ब्लैडर के अंदर कुछ एंगल में खुलते हैं और इसी वजह से जो रिफ्लक्स है नॉर्मली वो नहीं होता। सो जब ये यूरिटर ब्लैडर के अंदर जाते हैं तो ये एज अ फ्लैप वॉल काम करते हैं और रिफ्लक्स को प्रिवेंट करते हैं। जिस तरह हमने बात की कि फीमेल्स के अंदर ये लैटरल फोर्निक्स ऑफ वजाइना के राउंड होते हैं, यूट्राइन वैसल्स को क्रॉस करते हैं। इस तरह जब हिस्टेक्टमी कर रहे होते हैं तो यूरिटर कट सकता है। इसके अलावा अगर कुछ कंजेनिटल एनॉमलीज किडनी की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये ज़्यादातर 6 से 9 वीक ऑफ गेस्टेशन में होती है। इस वीक में हो क्या रहा होता है, किडनी जो है वो असेंड करती है। नॉर्मली किडनी जो है वो थोड़ा नीचे बनती है और ये असेंड करके लंबा रीजन के अंदर आती है। सो 6 से 9 वीक के अंदर इनकी असेंडिंग हो रही होती है, उस दौरान इनके साथ एनॉमलीज होती हैं। क्या एनॉमलीज हो सकती है, रीनल एजेनेसिस, किडनी बना ही नहीं है, कंजेनिटल एब्सेस ऑफ किडनी, बाईलैटरल हुआ तो लाइफ कंपैटिबिलिटी नहीं है, यूनिलैटरल हुआ तो जो एक किडनी होगा वो कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी में चल जाएगा। इसके बाद रीनल सिस्ट हैं। सिस्ट जो होते हैं वो कॉर्टेक्स में होते हैं एंड दे डू नॉट कम्युनिकेट विद द नेफ्रॉन और कलेक्टिंग सिस्टम। सिर्फ कॉर्टेक्स में होते हैं, कॉर्टेक्स में ही रहते हैं। सी फॉर सिस्ट, सी फॉर कॉर्टेक्स। पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, डल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, सीटी, अल्ट्रासाउंड, आईवीयू करवाएंगे तो सिस्ट हमें मिल जाएगी। सिस्ट की हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। मेजरली इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स है जिसको हम कहते हैं बॉस्निक्स क्लासिफिकेशन। और इसमें सिंपल बिनाइन सिस्ट भी हो सकती हैं, सिंपल हम इनकी ट्रीटमेंट में डीरूफिंग करेंगे, या फिर सस्पिशियस मलिग्नेंट सिस्ट भी हो सकती हैं जिसमें हमें नेफ्रेक्टमी करनी पड़ जाए। इसके अलावा हॉर्सशू किडनी की बात करें, इसमें क्या होगा कि किडनीज़ जो होगी वो फ्यूज़ होंगी एट देयर लोअर पोल। किडनीज़ का जो लोअर पोल है वहाँ से फ्यूज़ होंगी एंड दे लाई इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रे। नॉर्मली ये पीछे होती हैं, सो इस केस में वर्टिब्रे के आगे होंगी। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये किडनीज़ ऊपर की तरफ असेंड करती हैं 6 से 9 वीक में, तो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में ये फंस जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो लोअर पोल होता है वो फ्यूज्ड होता है।
सो इनकी प्रॉपर असेंडिंग नहीं होती है और ये थोड़ा सा नॉर्मल किडनी से नीचे लाई करती हैं। जो नॉर्मल किडनीज होती हैं उनकी तो पोजीशन थोड़ी हाई होती है, इनका प्रॉपर असेंड नहीं हो सकता, तो ये थोड़ी लो होती हैं। अब ये जो किडनीज होती हैं सिर्फ लोअर पोल से फ्यूज़ होती हैं। इस फ्यूज्ड मास के अंदर दो कलेक्टिंग सिस्टम होंगे, हर कलेक्टिंग सिस्टम अपने किडनी का होगा, और दो यूरिटर होंगे, दोनों यूरिटर एक एक अपने किडनी के होंगे। ये हमेशा माल रोटेटेड होंगी और इनका जो पेल्विस होगा वो एंटीरियरली फेस करेगा। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस जो होगा अल्ट्रासाउंड पे होगा या आईवीयू के थ्रू होगा। जब ये इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे तो जो रीनल कैलसिस होंगे जहाँ से यूरिटर निकल रहा होता है, ये कैलसिस मीडियली होंगे। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन उसमें चांसेस है कि इन्फेक्शन और स्टोन फॉर्मेशन हो जाए। इसके बाद एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसमें सिस्ट बन जाएंगे, दैट्स वाई इट्स पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। सिस्ट जो होंगे ये रीनल पैरेन्काइमा में होंगे। वेल इसमें जो सिस्ट होंगे ये पैरेन्काइमल में होंगे, और अगर सिंपल रीनल सिस्ट है तो वो कॉर्टेक्स में होंगे। सो एडल्ट में पैरेन्काइमा में होंगे, और ये ग्रेजुअली जो इनलार्ज होते जाते हैं और पैरेन्काइमल मास को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। जैसे ही पैरेन्काइमा फारिग होता जाएगा, पेशेंट जो है अल्टीमेटली CKD में जा सकता है। वेल सिस्ट जो होंगे ये दोनों किडनीज़ में होते हैं, और स्टार्ट सिम्टम्स जो होंगे वो 30 ईयर्स के बाद होंगे। रीनल फेलियर अल्टीमेटली CKD में पेशेंट चला जाएगा। इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है बैरी एनरिज्म्स के साथ, जिसकी वजह से सब एरेक्नॉइड हैमरेज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? पैल्पेबल मैस मिलेगा, ज़ाहिर है पॉलीसिस्टिक है तो मैस मिलेगा। डल फ्लैंक पेन होगी, हेमाचूरिया, इन्फेक्शन हो सकती है। हाइपरटेंशन, वेल पेशेंट CKD में जाएगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन भी फारिग हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। यूरीमिया, वेल CKD की वजह से यूरीमिया होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एनीमिया, हिकअप्स, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड, CT और IVU के थ्रू करेंगे। वेल अब ये IVU क्या है? इंट्रावीनस हम यूरोग्राफिन कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जी 10 मिनट बाद ये किडनीज तक पहुंच जाता है, और कितना इंजेक्ट करते हैं? 2 मिलीलीटर पर kg। जब ये किडनीज के पास पहुंच जाता है तो 10 मिनट के बाद हम एक्सरे फिल्म लेते हैं KUB, किडनी, यूरिटर और ब्लैडर की। इससे क्या होगा जी? इससे हमें पता चल जाएगा कि रीनल का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट की, तो APKD की ट्रीटमेंट क्या है इसमें? क्योंकि पेशेंट ने अल्टीमेटली CKD में चल जाना होता है, तो हमारा गोल होगा कि रीनल फंक्शन को प्रिजर्व करें। लो प्रोटीन डाइट दें, उसके अलावा फ्लूइड्स जो हैं वो 3 लीटर पर डे, ज़्यादा ना दें क्योंकि किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो किडनी है वो हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से उसकी सेक्युलरोसिंग स्टार्ट हो जाएगी, CKD जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। इन्फेक्शन और हाइपरटेंशन को अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। हाँ, इसके अलावा रॉवसिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? सिस्ट को डी रूफ करेंगे अगर ये सिम्टोमेटिक है और डल फ्लैंक पेन, हेमाचूरिया, इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर रही हैं। इसके अलावा अल्टीमेट ऑप्शन जो है दैट इज़ रीनल ट्रांसप्लांट। इसके बाद एक और टर्म में ऐसे कहते हैं रीनल डुप्लीकेशन, डबल हो गई है, डुप्लेक्स किडनी आ गई है, और इसकी 2 यूरिटर होंगी। ये यूरिटर अलहदा भी खुल सकती हैं और जॉइंट भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ब्लैडर में सिंगल भी खुल सकती हैं और जॉइंट भी कर सकती हैं। फिर इसी रीनल डुप्लीकेशन से रिलेटेड एक रूल आता है, दिस इज़ विगर्ड मायर रूल। इसमें होगा क्या है कि 2 यूरिटर्स होंगी, एक अपर पोल यूरिटर है और एक लोअर पोल यूरिटर है। जो अपर पोल यूरिटर है वो ब्लैडर के अंदर कहाँ खुलेगी? ब्लैडर के अंदर मीडियली और इन्फीरियरली खुलेगी, और इसी अपर पोल यूरिटर के अंदर हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इसके अलावा जो दूसरी लोअर पोल यूरिटर है वो ओपन होगी लैटरली एंड सुपीरियरली, और इसके अंदर रिफ्लेक्स होगा। सो अपर पोल यूरिटर मीडियली और इन्फीरियरली ओपन होगी, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। लोअर पोल यूरिटर लैटरली और सुपीरियरली ओपन होगी और इसके अंदर रिफ्लक्स होगा। सो अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो डुप्लेक्स किडनी के अंदर क्या हो सकता है? रिकरेंट यूटीआईज हो सकते हैं, बार बार रिफ्लक्स होगा, फ्लैंक पेन होगी, या फिर ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम 2 काम कर सकते हैं, या रीइम्प्लांटेशन कर सकते हैं या नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। जो रीइम्प्लांटेशन है उसका नाम है दिस इज़ कॉमन शीथ यूरिटेरिक रीइम्प्लांटेशन। अब इसमें क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन और रिफ्लक्स ये दोनों के लिए करेंगे, और इसमें सिंपली करेंगे क्या कि यूरिटर को उठाकर जो उसकी सही जगह है वहाँ पर रीप्लांट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? टेक्नीशियम 99 DMS स्कैन करेंगे। ये क्यों करते हैं? ये रीनल फंक्शन चेक करने के लिए करते हैं। सो रीनल फंक्शन चेक करेंगे, DMS डेम्सा स्कैन, टेक्नीशियम 99, और इसके थ्रू हम देखेंगे कि कोई रीनल्स जो है वो काम कर रही हैं सही तरह या नहीं कर रही। अगर तो रीनल्स नॉन फंक्शनिंग है तो हम उन्हें निकाल देंगे, नेफ्रेक्टमी कर देंगे। अब फीमेल्स में ये होता है कि ना ये जो डुप्लेक्स 2 यूरिटर है, एक यूरिटर तो सही तरह ब्लैडर में होता है, दूसरा जो यूरिटर होता है वो खुलता है या यूरिथ्रा के अंदर या वजाइना के अंदर, और ये जो लोकेशंस है दीज आर डिस्टल टू द स्फिंक्टर। सो होता क्या है कि एक यूरिटर में से तो नॉर्मली यूरिन आती है, ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होती है, और जो दूसरा
यूरेटर था जो खुला था डिस्टल टू द स्फिंक्टर, उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग होती है। सो फीमेल पेशेंट अगर प्रेजेंट करे विद अ कांस्टेंट ड्रिबलिंग, लेकिन वो ये भी कहे कि मैं जी वॉइड भी नॉर्मली करती हूँ, मतलब वॉशरूम में भी सही तरह जाती हूँ, पेशाब भी आता है, और जब ना जाऊँ तो हर वक्त यूरिन टपकती रहती है, सो इसका मतलब है कि डुप्लेक्स किडनी है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, जो एक्टोपिक यूरेटर है जो कि डिस्टल टू द स्फिंक्टर खुला पड़ा है, उसको पकड़ कर रीइम्प्लांट करेंगे, वहाँ से उखाड़ेंगे और वापस ब्लैडर में जो उसकी नॉर्मल जगह है वहाँ पर उसकी पोजीशन कर देंगे। सो ट्रीटमेंट में हम रीइम्प्लांटेशन कर सकते हैं। फिर डेम्सा स्कैन करके हम चेक करेंगे नॉन फंक्शनिंग किडनी है तो उसकी नेफ्रेक्टमी कर देंगे, डिपेंड करता है, पार्शियल भी कर सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं। और अगर फीमेल है जो ड्रिबलिंग और वॉइडिंग की कंप्लेंट लेकर आ रही है, नॉर्मल वॉइडिंग, ठीक है, तो इसके इस पर रीइम्प्लांटेशन करेंगे उस यूरेटर की जो कि एक्टोपिक पोजीशन पर है। नेक्स्ट इज द वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स। अब ये क्या है, दिस इज़ द बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द यूरेटर। यूरिन जो है ब्लैडर से उखड़ कर यूरेटर से चलती चलती वापस किडनी में आ जाती है, बैक फ्लो हो जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि यूरेटर जब ब्लैडर के अंदर जाते हैं वो एक एंगल बनाते हैं। सो जो इंट्राम्यूरल पोर्शन है जो ब्लैडर के अंदर है, जो मसल्स के अंदर जो पियर्स करके आ रहा है, जब हम वॉइड करते हैं नॉर्मली तो हम जोर लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं। सो वो जो इंट्राम्यूरल पोर्शन है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और वाल्व मैकेनिज्म के थ्रू यूरेटर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह जो नॉर्मल रिफ्लक्स होना होता है वो नहीं होता, फिर जो होता है यूरिन सिर्फ यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ जाती है। सो जो यूरेटर का वाल्व मैकेनिज्म है ये वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स प्रिवेंट करता है। अब प्राइमरी रिफ्लक्स भी हो सकता है, सेकेंडरी रिफ्लक्स भी हो सकता है। प्राइमरी रिफ्लक्स का मतलब है कि हमारे पास मसला है एनाटमी में, सेकेंडरी रिफ्लक्स का मतलब है कि कोई पैथोलॉजी है। सो प्राइमरी रिफ्लक्स में क्या एनाटमी ख़राब हो सकती है, जो इंट्राम्यूरल लेंथ है यूरेटर की, जो ब्लैडर के अंदर घुस रहा था, उसको पियर्स कर रहा था मसल में, वो लेंथ शॉर्ट है और लेंथ टू डायमीटर रेशियो नॉर्मली 5:1 से ज़्यादा होना चाहिए। सो अगर ये 5:1 से कम है तो इसका मतलब कि प्राइमरी रिफ्लक्स है, लेंथ जो है यूरेटर की कम है, जिसकी वजह से इनकॉम्पिटेंसी हो रही है यूरिटेरो वेजाइकल जंक्शन की। इसके बाद बात आती है सेकेंडरी रिफ्लक्स की, तो इसमें कोई पैथोलॉजी हो सकती है जिसकी वजह से ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो और उसकी वजह से अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए कि बाद में यूरिन जो है वो यूरेटर से होती होती किडनी तक चल जाए और वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स हो जाए। अब क्या पैथोलॉजीज़ हो सकती हैं, हाँ, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व हो सकता है, कोई बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया बीपीएच हो सकता है, या यूरिथ्रा में स्फिंक्टर है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हाई प्रेशर बनता है और फिर वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स होता है। इसमें हाई प्रेशर न्यूरोजेनिक ब्लैडर्स भी आ सकते हैं। अब रिफ्लक्स के ग्रेडिंग क्या है, वेल हम एक टेस्ट कराते हैं जिसे हम कहते हैं MCUG, मिक्चुएटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम। अब इसमें होता क्या है कि कैथेटर लेते हैं, वो हम ब्लैडर के अंदर डालते हैं, फिर उसके अंदर कंट्रास्ट डालते हैं। अब ब्लैडर के अंदर कंट्रास्ट आ गया, अब होगा क्या क्या, अगर तो पेशेंट को रिफ्लक्स हो रहा हो तो ये सारा कंट्रास्ट ब्लैडर से होता होता यूरेटर्स में जाएगा, यूरेटर्स से होता होता किडनीज़ में चल जाएगा, यानी रिफ्लक्स होगा। फिर हम फ्लोरोस्कोपी के थ्रू इसकी पिक्चर्स ले लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये कंट्रास्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लेबल करते हैं कि VUR विच इज़ वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स ये कौन से ग्रेड का है। सो हमने कराया MCUG, मिक्चुएटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम, फिर उसको हमने इंटरप्रीट किया और हमने बताया कि वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स का क्या ग्रेड है, ग्रेड 1 2 3 4 और 5। निमोनिक है UKMMS। ग्रेड 1 में कंट्रास्ट यूरेटर में होगा, ग्रेड 2 में कंट्रास्ट किडनी में होगा, ग्रेड 3 में जो होगी माइल्ड डायलिटेशन, ग्रेड 4 में मॉडरेट डायलिटेशन और ग्रेड 5 में सवियर डायलिटेशन ऑफ यूरेटर एंड किडनीज। सो कंट्रास्ट इन यूरेटर, कंट्रास्ट इन किडनीज, माइल्ड डायलिटेशन, मॉडरेट डायलिटेशन एंड सवियर डायलिटेशन ऑफ यूरेटर एंड किडनीज, UKMMS। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स का जो पेशेंट होगा किस तरह प्रेजेंट करेगा, फ्लैंक पेन के साथ, इमीडिएटली आफ्टर यूरिनेशन, जैसे ही वो यूरिनेशन करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ, वो स्ट्रेन कर रहा है, जब वो स्ट्रेन कर रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो रिफ्लक्स होगा। सो पेन विद यूरिनेशन ये इसका फीचर है। तो इसी तरह जब यूरिन जो है वो वापस किडनी में जाएगी तो क्या होगा, UTI होगा, रीनल फेलियर होगा, CKD होगा। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, अगेन वही MCUG जो हमने कराया है और हमने इसी बेसिस पर ग्रेड्स बना दिए हैं रिफ्लक्स के। इसके अलावा DMS स्कैन करेंगे विच इज़ टेक्नीशियम 99 लेबर्ड स्कैन, और इसे हम रीनल फंक्शन चेक करेंगे, कितना एक रीनल स्कारिंग हुई है, कितना पेशेंट जो है CKD में चला गया। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ट्रीटमेंट क्या कराएंगे, वेल अवॉइडेंस ऑफ UTI,
एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर यूटीआई हो सकता है, और जो माइनर, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा सा माइनर रिफ्लक्स होता है, तो अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम उसे टाइम दे देंगे कि ये टाइम के साथ साथ ठीक हो जाए। एक दफ़ा CKD के अंदर पेशेंट जाना स्टार्ट हो गया, रीनल फंक्शन ख़राब होने लग गए, तो फिर सर्जरी करनी पड़नी है। सर्जरी में क्या करेंगे, डिफ्लक्स इंजेक्शन लगाएंगे। डिफ्लक्स क्या होता है, ये एक जेल होता है जिसको हम एंडोस्कोपिकली इंजेक्ट करते हैं इन द ट्राइगोनल रीजन। सो सब ट्राइगोनल डिफ्लक्स इंजेक्शन देंगे। अब ये ट्राइगोन क्या होता है, जहाँ पर दो ब्लैडर आकर मिलते हैं और यूरिथ्रा मिलती है, वहाँ पर जो ब्लैडर की वॉल होती है वो थोड़ी स्मूथ होती है। सो ये अब डिफ्लक्स जेल क्या करेगा, वेल इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वाल्व फंक्शन। तो जो नॉर्मल वाल्व नहीं काम कर रहा था, वाल्व किसका होता है, जब यूरिटर ब्लैडर के अंदर आते हैं तो इंट्राम्यूरल पोर्शन एज अ वाल्व काम करता है, और अगर वो नाम काम करे तो उसकी वजह से वेजाइको यूरिटायरिक रिफ्लक्स होता है। सो वो वाला वाल्व फंक्शन नॉर्मली काम कराता है, दैट्स बिकॉज ऑफ डिफ्लक्स इंजेक्शन, और इसकी वजह से यूरिन का जो बैक फ्लो है वो रुक जाएगा। हाँ, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे यूटीआई प्रिवेंट करने के लिए, बच्चे होंगे तो उन्हें टाइम दे देंगे, खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा सब ट्राइगोनल डिफ्लक्स इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर लैप्रोस्कोपिक री इम्प्लांटेशन ऑफ यूरिटर, यूरिटर को उसकी एक्टोपिक जगह से उखाड़ कर उसकी नॉर्मल एनाटमिकल जगह के ऊपर लगा देंगे। इसके अलावा जो सेकेंडरी रिफ्लक्स है, जो BPH की वजह से हो रहा है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, या कोई और पैथोलॉजी की वजह से हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, जो रूट कॉज है उसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इज़ द रीनल ट्रॉमा। अब किडनीज जो हैं वो सिर्फ 10% एब्डोमिनल ट्रॉमास में इन्वॉल्व होती हैं, 90% जो इंजरीज होती हैं वो ब्लंट ट्रॉमास की वजह से होती हैं, जिसमें RTAs आ सकते हैं, फॉल्स आ सकते हैं, और 10% जो होती हैं वो पेनिट्रेटिंग इंजरीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल नाइफ स्टैब हो गया, गन शॉट हो गया। अब जितने भी ब्लंट ट्रॉमास हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 95% उन्हें हम मैनेज कंजर्वेटिवली करते हैं, और कुछ केसेस में जो है 5% में सर्जिकल एक्सप्लोरेशन और रिपेयर रिक्वायर्ड होती है। अब रीनल ट्रॉमा की स्टेजिंग क्या है, वेल पहले हम CT स्कैन करेंगे और इस बेसिस पर हम स्टेज करेंगे ग्रेड 1 2 3 4 और 5। ग्रेड 1 में माइनर से कंट्यूजन है, कोई लैसरेशन नहीं है, किडनी फटी नहीं है, बस कंट्यूजन, थोड़ी सी जख्म चोट है। ग्रेड 2 में लैसरेशन है, चीर पड़ गया है, फट गई है किडनी, बट लेस देन 1 सेंटीमीटर। ग्रेड 3 में लैसरेशन है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। ग्रेड 4 के अंदर जो कलेक्टिंग सिस्टम है किडनी का वो इन्वॉल्व हो गया। ग्रेड 5 के अंदर क्या हो गया, किडनी शैटर हो गई है, उखड़ गई है, एवल्स्ड हो गई है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि चीज़ पट के रख दी है। सो कह सकते हैं कि ग्रेड 5 के अंदर किडनी जो है वो पटी के रह जाती है। सो ग्रेड 1 कंट्यूजन, ग्रेड 2 less than 1 centimeter laceration, grade 3 more than 1 centimeter laceration, grade 4 injury to the collecting system, grade 5 avulsion। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वेल हिस्ट्री वो खुद ही बता देगा, ब्लंट ट्रॉमा है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है फ्लैंक रीजन के अंदर। उसके अलावा हेमाचूरिया इज़ द हॉल मार्क ऑफ रीनल इंजरी, जब भी रीनल इंजरी होगी हेमाचूरिया होगा। माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, फ्लैंक पेन हो सकती है और ब्रूजिंग हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे रीनल ट्रॉमा के अंदर, वेल रीनल ट्रॉमा के अंदर हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में कोई अगर रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा है तो वो हमें मिल जाएगा, सब कैप्सुलर हीमाटोमा है तो वो भी मिल जाएगा। सो हीमाटोमा देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। उसके अलावा कंट्रास्ट CT कराएंगे, दिस इज़ द बेस्ट इमेजिंग मोडेलिटी फॉर असेसमेंट ऑफ रीनल इंजरीज़, और इसमें जो होगा वो सिर्फ उन लोगों के अंदर कराएंगे जो हीमोडायनेमिकली स्टेबल हैं। जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, फिर उनमें क्या करेंगे, एमरजेंसी एक्सप्लोरेशन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि नेफ्रेक्टमी की ज़रूरत है या नहीं है। अब सपोज रीनल ट्रॉमा हुआ है, किडनी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है, अब हमने इसकी नेफ्रेक्टमी करनी है। तो नेफ्रेक्टमी करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो दूसरी हेल्दी किडनी है उसको चेक करेंगे कि उसका रीनल फंक्शन ठीक है। ऐसे ना हो कि हम इसकी भी नेफ्रेक्टमी कर दें, बाद में वो वाला किडनी भी ख़राब हो जाए और फिर जो पेशेंट है वो मर जाए, इनकम्पैटिबल हो लाइफ के साथ। सो नेफ्रेक्टमी करने से पहले दूसरी किडनी को देखना है कि उसका फंक्शन जो है वो ठीक है कि नहीं। अब ये किस तरह करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 मिलीलीटर पर kg यूरोग्राफिन कंट्रास्ट जो है इंजेक्ट कर देंगे इंट्रावीनियसली, विच इज़ कॉल्ड IVU, और फिर जो है वो KUB की एक्सरे सिंगल फिल्म लेंगे 10 मिनट बाद, क्योंकि 10 मिनट तक ना ये किडनीज तक कंट्रास्ट पहुंच जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि रीनल फंक्शन जो हेल्दी किडनी का है वो कैसा है। अगर तो ठीक है तो फिर जो इंजर्ड किडनी है उसको हम काट देंगे, उसकी नेफ्रेक्टमी कर देंगे। अब मैनेजमेंट किस तरह है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट की और है, और हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट की और है। जो स्टेबल पेशेंट है उसको तो हम भेज देंगे जाके अपना CT करा लो या IVU करा लो। अगर CT नहीं है तो सेकंड ऑप्शन पे IVU। उसमें सारा पता चल जाएगा कितनी सीवियर इंजरी है, बाकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, एंड सो। फिर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे, अगर क्रॉस हीमाचूरिया है
या कोई ऐसा हीमाटोमा है जो कि एक्सपैंड किया जा रहा है, सो इन केसेस में हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट के अंदर सर्जरी करेंगे। सो ये तो था सारा हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट के अंदर, यानी पहले सीटी कराया, आईवीयू कराया, फिर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन की। अगर हीमाचूरिया है, क्रॉस हीमाचूरिया और एक्सपैंडिंग हीमाटोमा है। इसके अलावा कुछ अनस्टेबल पेशेंट्स होंगे जो बिल्कुल मरने को तैयार होंगे, इनके अंदर क्या करेंगे, किडनी निकाल देंगे। पार्शल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं और टोटल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं। और इससे पहले क्या करेंगे, जो हेल्दी किडनी है उसका स्टेटस चेक करेंगे, बिल्कुल उसी तरह आईवीयू कराएंगे, इंट्रावीनस यूरोग्राफिन देंगे 2 मिलीलीटर पर केजी, फिर 10 मिनट बाद सिंगल एक्सरे फिल्म जो है वो निकालेंगे और फंक्शनल स्टेटस हेल्दी किडनी का चेक करेंगे। अगर तो ठीक है तो फिर जिस किडनी में इंजरी हुई है उसको हम निकाल देंगे, पार्शल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं या फिर टोटल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। इसके अलावा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव उन पेशेंट्स के अंदर करेंगे जिनके अंदर हमें सस्पिशन हो कि कोई रीनल इंजरी हुई है, उन्हें पहले तो हम हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। फिर कंजर्वेटिव हमने कहा है कि 95% जो ब्लंट ट्रॉमा के केसेस हैं उन्हें हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, एडमिट करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे, रिकॉर्ड वाइटल्स, एनाल्जेसिक्स, आईवी फ्लूइड्स और क्रॉस मैच करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यही सारे लॉलीपॉप्स हैं। तो ये सारी थी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। इसके अलावा कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं जिसमें हम लेप्रोटमी करेंगे, खोल के देखेंगे क्या मसला है, बाकी जितने ऑर्गन्स हैं उन्हें देखेंगे, या फिर कोई हिमाटोमा है पल्सेटाइल तो उसे एक्सप्लोर कर लेंगे, रीनल इंजरी है तो उसे रिपेयर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई लैसरेशंस वगैरह हैं तो उन्हें रिपेयर करेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज है तो नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं। अब इंडिकेशंस क्या है सर्जरी की, सर्जरी करेंगे क्यों, वेल जब सीवियरली ब्लीडिंग होगी और पेशेंट प्रेजेंट करेगा ब्लड लॉस हाइपोवोलीमिक शॉक के साथ, तो इस केस में सर्जरी करनी पड़ेगी। कोई एक्सपैंडिंग या पल्सेटाइल हेमाटोमा है जो कि रीट्रोपेरिटोनियल है, इस केस में सर्जरी करनी पड़ेगी। या इसके अलावा कोई और एसोसिएटेड इंजरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल किडनी को भी इंजरी हुई है, साथ बावल को भी, स्प्लीन को भी हो गई है, इस केस में तो फिर खोलना ही पड़ना है, तो फिर साथ क्या करेंगे, रीनल्स की भी सर्जरी कर देंगे। सर्जरी में क्या कर सकते हैं, जैसे बताया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले लेप्रोटमी करेंगे, एंड दिस इज़ मिड लाइन लेप्रोटमी, पेट खोलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे किडनीज़ को, बाकी एब्डोमिनल जितने ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल बावल, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, इन सबको खोल के देखेंगे। उसके अलावा जो हेल्दी किडनी है उसके लिए आईवीयू करेंगे, यानी इंट्रावीनस यूरोग्राफिन करेंगे, फिर जो होगा 10 मिनट बाद उसकी एक्सरे फिल्म लेंगे, उसका फंक्शन चेक करेंगे। अगर तो दूसरा किडनी हेल्दी है तो फिर इस किडनी की नेफ्रेक्टमी कर देंगे। अगर शॉक में हुआ, हीमाटोमा हुआ या कोई बहुत सीवियर ब्लीडिंग हुई, इसके अलावा जो है रीनल इंजरी रिपेयर कर सकते हैं, लैसरेशन है तो रिपेयर कर देंगे, कोई पल्सेटाइल हीमाटोमा है तो उसे एक्सप्लोर करेंगे, या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज है या सीवियर इंजरी है तो इस केस में नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। सर्जिकल ऑप्शन क्या है, लैसरेशन है तो सूचर कर देंगे। इसके अलावा ग्रेड 3 या ग्रेड 4 इंजरी है जिसके अंदर 3 में आएगा लैसरेशन ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, ग्रेड 4 में कलेक्टिंग सिस्टम को इंजरी हो गई है, सो इन दोनों केस में क्या करेंगे, पार्शियल या कंप्लीट नेफ्रेक्टमी करेंगे। इसके अलावा अगर एक ही किडनी है, पेशेंट है ही कंजेनिटल एजेनेसिस का, यूनिलैटरल एजेनेसिस, एक ही किडनी है, और तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस एक ही किडनी को किसी भी तरह रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको भी निकाल दिया तो इनकम्पैटिबल हो जाएगा पेशेंट लाइफ के साथ। नेक्स्ट इज़ द यूरिटेरिक इंजरीज़, इंजरी जिस तरह किडनी को या यूरिटर को भी हो सकती है। एक्सटर्नल इंजरीज़, फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, फॉल्स हो गए, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, गन शूट हो गई, नाइफ स्टैब हो गई। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूरिटर को इंजरी होती है दैट इज़ गोइंग टू बी आयाट्रोजेनिक, हमारी वजह से होगी, सर्जन्स की वजह से होगी। एंडोस्कोपी में हो सकती है इंजरी, ठीक है, या फिर ओपन सर्जरी के अंदर इंजरी हो सकती है। क्या क्या सर्जरीज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल किसी फीमेल की हिस्टेक्टमी की, क्योंकि इसके अंदर जो यूरिटर होता है वो लैटरल वजाइनल फोर्नेक्स के अराउंड होता है और यूट्राइन वैसल्स को जो है क्रॉस करता है, सो इस केस में हिस्टेक्टमी में यूरिटर को इंजरी हो सकती है, यूरिटर कट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा यूरिट्रोस्कोपी, एपीआर, इन सारे केसेस में जो है यूरिटर को इंजरी हो सकती है। क्या क्या इंजरी हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, यूरिटर बिल्कुल कट गया है, लाइगेट हो सकता है, या फिर एंडोस्कोप से कोई और इंजरी हो गई है, स्टिक्चर्स वगैरह बन गए हैं। साइन सिम्टम्स क्या है, इसमें प्रोलॉन्ग्ड आइलियस होगा, आइलियस कहते हैं मोटिलिटी नहीं होगी, फ्लैंक में पेन हो सकती है, फीवर हो सकता है, परसिस्टेंट फ्लूइड ड्रेन के अंदर आ सकता है, दैट्स बिकॉज ऑफ यूरिनरी फिस्टूला। और फिर इस फ्लूइड को अगर हम भेजें और इसके अंदर क्रेटिनिन देखें तो क्रेटिनिन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, और दिस इज़ गोइंग टू टेल अबाउट कि ये जो फ्लूइड सारा आ रहा है ये किडनी से फिल्टर होकर आ रहा है, क्योंकि ये यूरिन है, इसमें क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा है और ये ड्रेन में आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज़ फिस्टूला। इसके अलावा अगर बायलैटरल लाइगेशन कर दें हम यूरिटर की, तो उसकी वजह से एनूरिया हो जाएगा, यूरिन जो है वो कम्प्लीटली ड्रॉप हो जाएगी।
50 मिलीलीटर से कम हो पर आवर, दिस इज़ एनूरिया, और अगर 500 से कम हो, दिस इज़ ओलिगोयूरिया। सो इस केस में 50 ml से कम होगी यूरिन। इन्वेस्टिगेशन कराएं तो IVU करा सकते हैं, इंट्रावेनस यूरोग्राफिन। उसके अलावा रीट्रोग्रेड यूरिट्रोग्राफी करा सकते हैं। अब ये रीट्रोग्रेड यूरिट्रोग्राफी का क्या मतलब है? रीट्रोग्रेड का मतलब है उल्टा आना। नीचे से यूरिटर है, यूरिटर को पूरा चलते चलते किडनीज तक आ गए, ठीक है, तो इस तरह उल्टा ऊपर की तरफ आना है, दिस इज रीट्रोग्रेड। यूरिट्रोग्राफी वाले इसमें क्या करेंगे? विजुलाइज करेंगे रेडियोग्राफिकली पैल्विस को, कैलिसेस ऑफ किडनी को, फुल लेंथ ऑफ द यूरिटर को। इसमें करेंगे क्या कि कैथेटर लेंगे, कैथेटर के थ्रू कंट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर ब्लैडर के अंदर यूरिटर्स जो है ओपन हो रही हैं, यूरिटर्स के जो ऑरिफाइसेस है वहाँ पर। फिर इस तरह जो है वो ये सारा कंट्रास्ट जो है ऊपर तक चल जाएगा किडनी के अंदर, एंड दिस इज़ कॉल्ड रीट्रोग्रेड यूरिट्रोग्राफी। और इससे हमें पता चलेगा कोई कहीं पे कोई लाइगेशन है, कोई इंजरी है, कोई लीकेज है, तो वहाँ से कंट्रास्ट जो है वो सीप आउट करके बाहर आ जाएगा। अब मैनेज किस तरह करना है यूरिटायरिक इंजरीज़ को? रिपेयर कर सकते हैं और इमीडिएटली रिपेयर करना चाहिए। डिले कर सकते हैं कुछ केसेस में, अगर पेशेंट जो है एनेस्थीसिया के लिए अनफिट है या इन्फेक्शन है तो इस केस में डिले करेंगे। फिर क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे और उसके अलावा परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी करेंगे। अब ये क्या है? इसका मतलब कि स्किन के थ्रू हम एक ड्रेन या एक पाइप लेंगे और वो पियर्स करते करते किडनी के कैलसिस के अंदर जाकर उसको छोड़ देंगे। फिर वहाँ पर जितनी सारी यूरिन वगैरह इकट्ठी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन कर जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी, यानी स्किन में फ्लैंक रीजन में हम ट्यूब घुसेड़ देंगे और वो तब तक घुसेड़ते जाएंगे जब तक वो रीनल कैलिसिस को अप्रोच नहीं कर जाएगी। जब वो रीनल कैलिसिस के अंदर आ जाएगी तो फिर हम उसको छोड़ देंगे, जितनी यूरिन है वो बाहर ड्रेन कर जाएगी। सो इन अ नटशेल इसमें हमने किया क्या कि कोई डैमेज थी रिपेयर किया है, और अगर पेशेंट अनफिट था तो डिले किया विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। अब मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करती है कितनी लेंथ और कितनी डैमेज इंजर्ड है। फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपिक इंजरी हुई है, अगर हमने कोई डबल जे स्टंट डाला है तो उसको हम रिपेयर करेंगे। पार्शियल ट्रांजैक्शन हुई है इस दौरान तो हम उसे रिपेयर करेंगे, प्राइमरी रिपेयर। कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, पूरा यूरिटर जो है वो कट गया, तो इस केस में क्या करेंगे? एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, जो दो कटे हुए एंड्स हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और साथ डबल जे स्टंट डालेंगे। अगर कोई यूरिटर कट गया एंड देयर इज़ लिटिल लॉस ऑफ लेंथ, मतलब थोड़ी सी शॉर्ट पड़ रही है, वो पूरी ब्लैडर तक नहीं पहुंची, तो इस केस में क्या करेंगे? ब्लैडर को मोबिलाइज करेंगे, ब्लैडर को उसकी अपनी जगह से उखाड़ कर थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि वो जो लॉस ऑफ लेंथ है उसको हम कंपनसेट कर सकें। और फिर क्या करेंगे? एनास्टोमोसिस करेंगे, और एनास्टोमोसिस जो होना चाहिए वो टेंशन फ्री होना चाहिए। या फिर एक और हरकत कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बोरिस फ्लैप। इसमें क्या होगा? ब्लैडर की एक स्ट्रिप काटेंगे और फिर उस स्ट्रिप को काट कर हम ट्यूब लाइक शेप बना देंगे। फिर वो ट्यूब जो होगी वो यूरिटर जैसी होगी, फिर हम उसको यूज़ करेंगे टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कट यूरिटर एंड द ब्लैडर। या फिर हम सॉसेज यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा लेंथ कम है तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें डिफरेंट काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो यूरिटर ऊपर से आ रही थी अब वो ब्लैडर को रीच नहीं कर रही, तो यूरिटर और ब्लैडर के बीच में हम आइलियम डाल सकते हैं या अपेंडिक्स। सो देयर इज़ इंटरपोजिशन ऑफ आइलियम और अपेंडिक्स बिटवीन यूरिटर एंड ब्लैडर। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ट्रांस यूरिट्रोस्टमी, कि जो यूरिटर शॉर्ट पड़ रही है, ब्लैडर तक नहीं पहुंच रही, उसको दूसरी यूरिटर के अंदर घुसेड़ देंगे, तो इस तरह जो होगा वो एक यूरिटर कैरी कर लेगी। या फिर ऑटो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी इन पैल्विस, किडनी को उखाड़ कर थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे पैल्विस में, ऑटो ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगी। या नेफ्रेक्टमी, या किडनी निकाल देंगे अगर जो है किडनी का फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो दूसरी किडनी है वो थोड़ी हेल्दी है। सो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे। फॉर एग्जांपल पार्शियल ट्रांजैक्शन हुई तो रिपेयर कर दिया, कंप्लीट ट्रांजैक्शन हुई तो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस विद जे स्टंट कर दिया या डबल जे स्टंट। अगर लिटिल लॉस ऑफ लेंथ है, यूरिटर छोटी पड़ी है, तो हमने या ब्लैडर को मोबिलाइज किया या बोरिस फ्लैप लिया जो कि ब्लैडर की स्टिप है और उसको हमने ट्यूब बना दिया जो कि यूरिटर से मिलती जुलती है, या फिर सॉस हिच किया। अगर बहुत ज़्यादा लेंथ कम है तो इसमें बहुत सारी हरकतें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइलियम या अपेंडिक्स को बीच में घुसेड़ देंगे यूरिटर और ब्लैडर के बीच में, या फिर जो यूरिटर शॉर्ट पड़ रही है उसको दूसरी यूरिटर के अंदर घुसेड़ देंगे, या फिर किडनी को थोड़ा ऊपर ले आएंगे पेल्विस के अंदर, या फिर किडनी ही उड़ा देंगे, विच इज़ नेफ्रेक्टमी। Next is the hydronephrosis. Hydro means water, your fluid, your urine, और nephro means kidney. So it is the dilatation of kidney, और kidney में से भी renal pelvis और calyces। अब ये होती क्यों है?
जब भी कोई यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो यूरिन जो है वो पाइल अप करती जाती है, बैकअप होती जाती है और ये चलती चलती रीनल पैल्विस और कैलसिस तक पहुंच जाती है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब इसमें होता क्या है कि दिस इज़ गोइंग टू डैमेज द किडनी। आहिस्ता आहिस्ता ये ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, तो फिर पेशेंट जो है CKD में जा सकता है। यूनिलैटरल भी हो सकती है, बाईलैटरल भी हो सकती है। यूनिलैटरल की अपनी कॉजेज़ हैं, बाईलैटरल की अपनी कॉजेज़ हैं। सो अगर यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस को देखें, एक साइड के ऊपर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, किस तरह हो सकता है? एक्स्ट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल कोई बाहर से ट्यूमर है वो कंप्रेस कर रहा है, या रीट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है। इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल जो पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन है, जो रीनल कैलिसेस पैल्विस के अंदर चेंज होते हैं और उस पैल्विस से यूरिटर निकलता है। सो वो जो यूरिटर किडनी से निकल रहा होता है, पैल्विस से निकल रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ये कंजेनिटल होता है। उसके अलावा कोई यूरिट्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, यूरिट्रा में हो गया, या फिर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ब्लैडर का हो सकता है। सो ये सारे इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। उसके अलावा इंट्रा ल्यूमिनल कॉजेज़ में स्टोन आ सकते हैं ल्यूमिन के अंदर, या फिर कोई पपिल्ला है वो स्लफ ऑफ हो गया। सो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कोई ल्यूमिन के अंदर। इसके अलावा अगर कॉजेज़ देखें बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस की, तो कंजेनिटल भी हो सकती हैं, एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। कंजेनिटल कॉजेज में पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व आ सकता है, या फिर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर आ सकता है, और एक्वायर्ड के अंदर BPH हो सकता है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर वगैरह एंड सो एंड सो। अब ये सारी कंडीशंस यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस जो कॉज करती हैं, अगर ये दोनों साइड पे हो जाए तो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? हाइड्रोनेफ्रोसिस का पेशेंट किस तरह आएगा? फ्लैंक पेन के साथ आएगा, और जब हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे तो फ्लैंक रीजन के अंदर मास मिलेगा जो कि एनलार्ज किडनी ही है। इसके अलावा एनूरिया है, अगर उससे पूछेंगे पेशाब आता है तो वो कहेगा नहीं आता, और एनूरिया की डेफिनेशन है लेस देन 50 मिलीलीटर पर आवर। और डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड करेंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो मिल जाएगा। रीनल स्टोन हुआ तो वो भी मिल जाएगा। CT कराएंगे तो कोई यूरिटेरिक स्टोन वगैरह है वो मिल जाएगा। जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है वो मिल जाएगी। IVU कराएंगे विच इज़ इंट्रावेनस यूरोग्राफिन, तो इसमें क्या नज़र आएगा? डेंस नेफ्रोग्राम नज़र आएगा। डायलेटेड कलेक्टिंग सिस्टम आएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टोन फंसा हो सकता है जिसकी वजह से डायलेटेशन हो, या फिर किडनी का साइज़ इंक्रीज नज़र आ जाए, या फिर जो कॉलम है यूरिटर के अंदर वो नज़र आ जाए। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीट द कॉज, BPH है ट्रीट करें, स्ट्रक्चर है ट्रीट करें, स्टोन है रिमूव करें। बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस विद एनूरिया, दोनों किडनी स्वेल हैं, दोनों जगह मास है, यूरिन नहीं आ रही, दिस इज़ एमरजेंसी, और इसको हमें जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, वरना रीनल फेलियर हो सकता है, पेशेंट जो है वो CKD में जा सकता है। अब इसमें ड्रेन वगैरह डाल सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो इसमें कैथेटराइजेशन करेंगे, या फिर सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी करेंगे। अब ये क्या है? दोनों किडनीज जो हैं वो फूली पड़ी हैं, ठीक है, उनके अंदर वाटर भरा पड़ा है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, यूरिन से भरी पड़ी हैं, तो इस केस में करेंगे क्या? पहली बात कैथेटराइजेशन, फोली डाल देंगे पेशेंट को। जब फोली डालेंगे तो यूरिन का पाथवे जो है वो क्लियर हो जाएगा, यूरिन बाहर आ जाएगी। या फिर क्या कर सकते हैं? सुप्रा प्यूबिक सिस्टोटमी। अब जो प्यूबिक सिम्फिसिस है उसके पीछे ब्लैडर पड़ा है, सिस्ट यानी ब्लैडर, तो सुप्रा प्यूबिक सिस्टोटमी हम ड्रेन लेंगे या ट्यूब लेंगे और स्किन के थ्रू घुसेड़ते चले जाएंगे, और जब वो ब्लैडर के अंदर चला जाएगा तो फिर उसको लाकर छोड़ देंगे। जैसे ही वो ब्लैडर को रीच करेगा उसके अंदर से फ्लूइड बाहर यानी यूरिन जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी, या कैथेटराइजेशन या सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी इन केस ऑफ बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। और अगर यूनिलैटरल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर क्या करेंगे? डबल जे स्टंट डाल सकते हैं, ताकि जो यूरिटर है वो खुल जाए। कोई स्टोन है तो डबल जे स्टंट डालेंगे, या फिर परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी, स्किन के थ्रू जाएंगे, ट्यूब लेंगे या ड्रेन लेंगे, वो घुसेड़ते घुसेड़ते हम रीनल्स के अंदर चल जाएंगे, जहाँ रीनल का पैल्विक रीजन है वहाँ पर जाकर इसको छोड़ देंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। और अगर यही हम ब्लैडर के साथ करें तो इसे कहेंगे सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी। सो अगर बायलैटरल है तो फोली डालनी है और सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी करनी है, यूनिलैटरल है तो डबल जे स्टंट डालने हैं और परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी करनी है थ्रू रेडियोलॉजिकल गाइडेंस। और ये कहाँ से करेंगे? फ्लैंक रीजन में, क्योंकि किडनी जो होती है वो वहीं पर होती हैं। उसके अलावा PUJ विच इज़ पैल्विक यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। अब होता क्या है कि जो किडनीज हैं उनके अंदर कैलिसेस होते हैं, कैलिसेस चेंज होते हैं पैल्विक रीजन में, पैल्विस, रीनल पैल्विस के बाद जो है वो यूरिटर शुरू होता है। सो जहाँ से यूरिटर शुरू होता है वो जंक्शन पैल्विस के साथ, दिस इज़ कॉल्ड पैल्विक यूरिटेरिक जंक्शन, यहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, और इसकी वजह से होगा क्या कि जो फ्लो ऑफ यूरिन है वो इम्पेयर हो जाएगा, और अल्टीमेटली पेशेंट जो है प्रेजेंट करेगा हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ। नाउ इट्स मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस इन नियोनेट्स, कंजेनिटल हो सकती है, दैट्स बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक नैरोइंग ऑफ PUJ जंक्शन, या फिर एक्सट्रिंसिक हो सकती है, कोई बाहर से ब्लड वेसल जो है कंप्रेस कर रही है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वेल पेशेंट जो है प्रेजेंट करेगा फ्लैंक पेन के साथ,
जितना ज़्यादा फ्लूइड लेगा किडनी उतनी ज़्यादा यूरिन बनाएंगे, उतनी ज़्यादा इसको और पेन होगी। सो ये जो फ्लैंक पेन है फ्लूइड लेने के साथ बढ़ती है, और ये जो फ्लैंक पेन है वॉइड करने के साथ रिलीव होती है। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है इसका वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स के साथ। VUR में क्या होता है, पेशेंट जैसे वॉइड करता है उसकी पेन और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और वो सारी यूरिन वापस रिफ्लक्स कर जाती है। लेकिन जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, इसमें जब पेशेंट यूरिनेट करेगा तो उसकी पेन ठीक हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड जो है या यूरिन जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी और बॉडी को लीव करेगी, और किडनीज जो है वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराएंगे एंटीनेटल पोस्टनेटल, तो बच्चों में पता चल जाएगा हाइड्रोनेफ्रोसिस है या नहीं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, MCUG कर सकते हैं, विच इज़ मिक्चुएटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राफी, और ये हमें बताता है कि रिफ्लक्स है कि नहीं। फिर इसी बेसिस पे हमने रिफ्लक्स को ग्रेड किया था, ग्रेड 1 2 3 4 5 में। सो MCUG जो है हम करेंगे ताकि हम रूल आउट करें कोई रिफ्लक्स है तो नहीं, और अगर नहीं है दिस इज़ गोइंग टू बी हाइड्रोनेफ्रोसिस। और फिर क्या करेंगे, DTPA स्कैन करेंगे या MAG3 आइसोटोप रीनल स्कैन करेंगे, या एंड दिस इज़ टेक्नीशियम 99 लेबल्ड। अब ये क्या है, दिस इज़ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर PUGO, और ये करेगा क्या, दिस इज़ गोइंग टू टेल अबाउट द रीनल स्कारिंग एंड रीनल फंक्शन। सो हमने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की है, अल्ट्रासाउंड की है बच्चों में देखने के लिए, MCUG की है वेजाइटो यूरिटेरिक रिफ्लक्स को रूल आउट करने के लिए, और देन फाइनली DTPA स्कैन की है टेक्नीशियम 99 लेबल्ड, ताकि हम रीनल फंक्शन चेक करें और स्कारिंग चेक करें, एंड दिस इज़ द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर PUGO। अब ट्रीटमेंट क्या है, वेल जिन पेशेंट के अंदर माइल्ड सी हाइड्रोनेफ्रोसिस है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, बस जनरल सी है, रीनल फंक्शन भी ठीक है, RFTs करवा रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, तो उनको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और सीरियल अल्ट्रासाउंड और रीनल स्कैन्स करेंगे। हाँ, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं और जिनके रीनल फंक्शन टेस्ट जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, सर्जिकल रिपेयर करेंगे। अब इस केस में कौन सा मेथड करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी एंडरसन हाइंस डिसेम्बर्ड पाइलोप्लास्टी या फिर एंडोस्कोपिक पाइलोटमी। इन सिंपल वर्ड, या पाइलोप्लास्टी करेंगे या पाइलोटमी करेंगे। पाइलोप्लास्टी होगी तो एंडरसन डिसेम्बर्ड होगी पाइलोप्लास्टी, पाइलोटमी होगी तो एंडोस्कोपिक होगी। और पाइलोटमी में क्या होगा कि ये जो PJ जो पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन है जो कि नैरो हुई पड़ी है, इसको डायलेट करेंगे थ्रू अ बलून और कट विद हॉट नाइफ। Next is ureterocele. Now seal means cyst, so it is cystic dilatation of ureter, और ये कहाँ पे होगी, जो यूरेटर का डिस्टल पार्ट है वहाँ पर इसमें सिस्टिक डायलिटेशन होगी। जैसे ये ब्लैडर में एंटर होगा उस पार्ट के अंदर, फीमेल्स में ये ज़्यादा होगा, इट इज़ 4 टाइम्स मोर कॉमन इन फीमेल। और हमने डुप्लेक्स किडनी पढ़ी थी, 2 किडनीज होती हैं जिनके 2 कलेक्टिंग सिस्टम होते हैं और 2 यूरेटर होते हैं, अपर पोल होता है और लोअर पोल होता है। फिर इसी के अंदर हमने विगर्ड मेयर रूल पढ़ा था कि जो अपर पोल वाले यूरेटर होते हैं वो ओपन करते हैं मीडियली और इन्फीरियरली, एंड दे आर यूजली ऑब्स्ट्रक्टिव, और जो लोअर पोल यूरेटर होते हैं वो ओपन होते हैं लैटरली और सुपीरियरली, एंड दे आर यूजली रिफ्लक्सिंग। सो जो हमारे पास यूरेटेरोसील है, that is because of upper moiety of duplex, this is going to open medially and inferiorly, and it is going to be usually obstructive in nature. सो जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट जो है प्रेजेंट करेगा UTIs के साथ, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगे, फीवर वगैरह के साथ आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, IVU विच इज़ इंट्रावीनस यूरोग्राफ इन कंट्रास्ट स्टडी। अब फिर इसके अंदर क्या नज़र आएगा, क्लासिक कोबरा हेड अपेयरेंस नज़र आएगी, और अगर ये बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो रहा है तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक डायथर्मी इंसिजन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोस्ट केवल यूरेटर, केवा मीन्स वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। सो इसमें होता क्या है कि नॉर्मल राइट यूरेटर जो होता है ना वो इन्फीरियर के वेना केवा के राइट साइड के ऊपर होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, वेना केवा के पीछे चला जाएगा। फिर क्या होगा, जो वेना केवा है इसको कंप्रेस करेगी और ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अगर तो इसके सिम्टम्स हैं फिर हम इसकी क्या करेंगे, रीइम्प्लांटेशन, यूरेटर को उखाड़ेंगे, वेना केवा के आगे से ले जाकर वापस उसकी जगह पर जोड़ देंगे। सो हमने सिंपली क्या किया कि जो यूरेटर वेना केवा के पीछे था उसको उखाड़ कर ये वेना केवा के आगे से लेके गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रीनल स्टोन्स का। अब यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के ऊपर मेजर बर्डन है रीनल स्टोन्स का, एंड दे आर मोर कॉमन इन द पीपल ऑफ एज 20 to 50 ईयर्स। रिकनेस जो है स्टोन फॉर्मेशन की 1 ईयर में 10% है, और 10 ईयर्स के अंदर 50% इसके रिकनेस के चांसेस हैं। सक्सेसफुल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, स्टोन को ट्रीट करेंगे एंड प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस। टाइप्स ऑफ स्टोन्स की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हो सकते हैं, स्टूवाइट स्टोन्स हो सकते हैं, फॉस्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन हो सकते हैं, या फिर सिस्टीन और जेंथीन के स्टोन्स हो सकते हैं। अब जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, 85% स्टोन्स ये होंगे।
अच्छा, ये बड़े ना ज़ालिम से होते हैं, इनकी इरेगुलर शेप होती है, बड़े इनकी पिंचिंग जो होते हैं वो बॉर्डर होते हैं, सुई की तरह होते हैं, शार्प होते हैं प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार ब्लीड होती है। सो अगर कोई किडनी स्टोन्स के साथ आ रहा है और बार बार ब्लीड कर रहा है, मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी कैल्शियम ऑक्सलेट। उसके बाद ट्रू वाइट स्टोन होते हैं, MAP, मैप, मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट। सो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स को कहते हैं, दीज आर ट्रू वाइट, दे आर स्टैग हॉर्न शेप्ड। इनका ऐसे शेप होती है जिस तरह बारहसिंगा का जो हॉर्न होता है, ठीक है, उसके जो सर के ऊपर सींग होते हैं उस तरह। और ये जो होते हैं स्मूथ और डर्टी होते हैं। सो ये इतनी ज़्यादा कोई पिंचिंग नहीं करते, इतनी ज़्यादा इरोजन नहीं करते, दे आर स्मूथ। उसके अलावा फॉस्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड स्टोन हो सकते हैं, दीज आर स्मूथ एंड मल्टीपल। और ये उन लोगों के अंदर होते हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, या गाउट के पेशेंट्स होते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं ये रेडियो लूसेंट होते हैं, एक्सरे कराते हैं तो ये नज़र नहीं आते। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, या CT स्कैन कराएंगे या फिर IVU, विच इज़ इंट्रावेनस यूरोग्राफिन। उसके अलावा सिस्टीन और जैंथीन स्टोन्स हो सकते हैं, और ये बड़े रेयर हैं जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हों, फॉर एग्जांपल सिस्टिनूरिया हो गया, जैंथिनूरिया हो गया, तो ये स्टोन्स उनके अंदर मिलेंगे। अगर इटियोलॉजी देखें रीनल लिथियासिस रीनल स्टोन्स की, तो 70 to 80% जो होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स कहाँ से आ सकते हैं, हाइपर कैल्सीमिया या हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से। और ये किस वजह से हो सकता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से। और इसकी ट्रीटमेंट में फिर क्या देंगे, थायाजाइड डायूरेटिक्स। उसके अलावा जितने यूरिक एसिड स्टोन्स हैं वो गाउट में मिलेंगे, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जितने भी कैंसरस कंडीशन है, क्योंकि इसमें सेल का टर्नओवर बढ़ जाता है, जितना ज़्यादा टर्नओवर बढ़ता है उतनी ज़्यादा प्यूरिन पिरिमिडीन डिग्रेडेशन बढ़ती है, उतना ज़्यादा यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके बाद कुछ स्टोन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स, जिन्हें हम स्टीवाइड स्टोन्स कहते हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इन्फेक्शन में क्या होता है कि प्रोटियस और स्टैफिलोकोकस ऑर्गेनिज्म, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास यूरिएज एंजाइम होता है। यूरिएज क्या करता है, यूरिया को डिग्रेड करता है इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये अमोनिया पैदा होती है तो इसकी वजह से पीएच जो है वो इंक्रीज कर जाती है, अल्कलाइनाइजेशन हो जाती है यूरिन की। सो फिर इस अल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो स्टोन्स बनते हैं, दीज आर ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स। एंजाइम डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल जैंथिनूरिया, सिस्टिनूरिया, इसके अंदर स्टोन्स मिल सकते हैं। अदर कॉजेज में विटामिन ए डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन हो सकती है, हॉट क्लाइमेट, ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर यूरिन के अंदर सिट्रेट लेवल्स कम हो। अब जो सिट्रेट होता है, दिस इज़ स्टोन इनहिबिटर। नॉर्मली अगर यूरिन के अंदर 300 से लेकर 900 mg पर डे सिट्रेट हो तो जो स्टोन्स है वो नहीं बनते। अगर सिट्रेट कम हो जाए तो स्टोन्स जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो स्टोन्स होते हैं, दीज आर इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। उसके अलावा हाई प्रोटीन, हाई सॉल्ट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं किडनी स्टोन्स के लिए। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, और इस केस में स्टैग हॉर्न्स जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। वाई, बिकॉज दे आर स्मूथ एंड डर्टी। ये सिर्फ स्मूथ होते हैं, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं और स्टैग हॉर्न पैटर्न के अंदर ग्रो करते हैं। उसके अलावा फर्स्ट प्रेजेंटेशन होगी वो पेशेंट की यूरीमिया होगी, यानी कन्फ्यूजन होगी, वॉमिटिंग होगी, और इस तरह के फीचर्स आएंगे। एनोरेक्सिया होगी। इसके अलावा किडनी स्टोन्स के अंदर पेन हो सकती है, और पेन जो होगी रीनल एंगल के ऊपर होगी और रेडिएट करेगी टुवर्ड्स द ग्रोइन। ये करैक्टरिस्टिक रीनल स्टोन्स की पेन होती है, दिस इज गोइंग टू रेडिएट टुवर्ड्स द ग्रोइन रीजन। हीमाचूरिया हो सकता है, यूजली माइक्रोस्कोपिक होता है, काम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। पाईयूरिया विच इज़ पस इन द यूरिन। अब पस क्यों बनती है, पस इज़ बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो इस केस में जितने इन्फेक्टिव स्टोन्स होंगे, फॉर एग्जांपल जो ट्रिपल फॉस्फेट है जिसके अंदर प्रोटीयस और स्टैफ एंजाइम्स होते हैं, सो हम कह सकते हैं कि जो स्टूवेट स्टोन्स हैं उनके अंदर पस बनती है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है और पाईयूरिया होगा। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे कराएंगे किडनी यूरेटर ब्लैडर का। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, और इसमें जो है वो 90% स्टोन्स जो होते हैं नज़र आ जाते हैं, दे आर रेडियो ओपेक। अब कौन से स्टोन्स नज़र नहीं आते, वो यूरिक एसिड के हैं, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, CT कराएंगे या IVU कराएंगे। और कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा सकते हैं, जिसमें स्टोन जो होंगे वो डायग्नोज हो जाएंगे। इसके अलावा IVU कराएंगे विच इज़ इंट्रावीनस यूरोग्राफी, यूरोग्राफिन इसमें डालेंगे। अब जब IVU करते हैं ना तो इसमें यूरोग्राफिन देते हैं। यूरोग्राफिन जो होता है वो बड़ा नेफ्रोटॉक्सिक है। सो अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी AKI में या CKD का पेशेंट है तो उसका जो किडनीज है वो शट डाउन हो सकते हैं, और ज़्यादा सीवियर डैमेज हो सकती है, एक्यूट और क्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो सकता है। सो इस केस में पहले पेशेंट के रीनल फंक्शंस चेक करेंगे, RFTs कराएंगे। अगर तो उसके RFTs नॉर्मल हैं तो फिर हम उसे इंट्रावेनस यूरोग्राफिन इंजेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमें पूरी एनाटॉमिकल डिटेल मिल जाएगी। होगा क्या कि वेन के अंदर ये कंट्रास्ट डालेंगे, फिर क्या होगा 10 मिनट बाद जो होंगे फिल्म ले लेंगे, एक्सरे फिल्म किडनी यूरेटर ब्लैडर की, पता चल जाएगा ये कंट्रास्ट कहाँ कहाँ गया, एनाटॉमिकल डिटेल पता चल जाएगी, फंक्शनल स्टेटस पता चल जाएगा इंटायर रीनल ट्रैक का।
अगर तो पेशेंट के RFTs हमने करवाए थे और वो ठीक नहीं है, फिर हम ये डाई इंजेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, TTPA स्कैन कराएंगे विच इज़ टेक्नीशियम 99 लेबल्ड, और ये स्कैन क्या करेगा, रीनल फंक्शन असेस करेगा, बताएगा कि कितना GFR रेट है, कितनी ग्लोमेरुलस की स्कारिंग हुई पड़ी है और रीनल फंक्शंस किस तरह हैं। सो DTPA टेक्नीशियम 99 लेबल्ड स्कैन हमें बताएगा रीनल फंक्शन कितना है, GFR कितना है। इसके अलावा NCCT करा सकते हैं, दिस इज़ नॉन कंट्रास्ट CT, या जिसे कहें नॉन कंट्रास्ट इन्हांस्ड हेलिकल CT ऑफ किडनी यूरेटर ब्लैडर। दिस इज़ द इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस फॉर द रीनल स्टोन्स। ये क्या करेगा, दिस इज़ गोइंग टू पिक ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ स्टोन्स। रेडियोलूसेंट है, यूरिक एसिड वाले, उन्हें पिक कर लेगा। रेडियो ओपेक है, जितने भी हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, स्टूवर्टाइड, फॉस्फेट स्टोन्स, इन सब को जाकर पिक करेगा, कहीं भी होंगे ट्रैक में पिक कर लेगा। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, किसी को रीनल स्टोन्स हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं अगर 5 मिलीमीटर से कम है। तो इंडिकेशन इंटरवेंशन की क्या है, हम क्यों किसी पेशेंट को ऑपरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा पेन है, इन्फेक्शन है, या सवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, या बाईलैटरल स्टोन्स है, तो इस केस में हम उस पेशेंट को ऑपरेट करेंगे। या फिर हमने अपनी कोई इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं और उसके अंदर स्टैग हॉर्न स्टोन्स आ गए, तो ये जो स्टैग हॉर्न होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा पैटर्न जो ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर प्रोटियस और स्टैफिलोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर स्टैग हॉर्न आ जाएगा तो उसे अर्ली से अर्ली ट्रीट करना, उसको डिले नहीं करना, वरना कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अब डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, डिपेंड करता है साइज, हाइट और कॉम्पोजिशन स्टोन की क्या है, स्टोन कहाँ है, कितना बड़ा है और कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सलेट का या फॉस्फेट का या वट। अब सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन की तरफ जा सकते हैं। 90% ऑफ स्टोन्स जिनका साइज़ 5 मिलीमीटर से कम है, वेरी इंपॉर्टेंट, साइज़ जो है वो मिलीमीटर के अंदर है, तो 5 मिलीमीटर से कम जितने स्टोन्स होंगे उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे, वरना एनाल्जेसिया, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड जो होंगे वो 3 लीटर से ज़्यादा देंगे पर डे, तो स्टोन जो है वो खुद ब खुद लीव कर जाएगा। इसके अलावा अगर 5 से बड़ा स्टोन है, 6 से लेकर 8 मिलीमीटर तक है, वो फंस गया है, थोड़ा सा निकलना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेस्मुलोसिन देंगे, दिस इज़ अल्फा 1A ब्लॉकर। अब टेस्मुलोसिन क्या करेगा, दिस इज़ गोइंग टू डायलेट द लोअर यूरेटर, लोअर यूरेटर खुल जाएगा, स्टोन जो होगा वो इजीली पास कर जाएगा और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। अब ये टेस्मुलोसिन देना किस तरह है, 0.4 mg देना है वंस एट नाइट, रात को सोते हुए। इसके अलावा बाकी एनाल्जेसिया भी देंगे और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देंगे ताकि पीछे से अच्छा खासा पुश मिले। इसके अलावा लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। नाउ दिस इज़ नॉन सर्जिकल मोडालिटी ट्रीटमेंट फॉर स्टोन्स, इसमें सर्जरी नहीं करेंगे, बाहर से ही शॉक वेव्स देंगे जिसकी वजह से स्टोन जो होगा वो क्रश हो जाएगा। सो द स्टोन इज़ फोकस्ड एंड बम्बार्डेड विद शॉक वेव्स, और इतनी एनर्जी होगी कि स्टोन के फ्रैगमेंट्स बन जाए, फिर ये जो फ्रैगमेंट्स है इजीली यूरेटर से पास आउट होकर ब्लैडर से निकलकर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी को लीव कर देंगे। अब इंडिकेशन क्या है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की, वेल स्टोन जो है या रीनल में हो या यूरिटर में हो, ब्लैडर के स्टोन्स में हम ये नहीं दे सकते। सो रीनल के स्टोन्स में और यूरिटेरिक स्टोन्स में देंगे। रीनल के स्टोन्स का साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और यूरिटर के स्टोन्स का साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर तो रीनल स्टोन्स 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं या फिर किडनी के लोअर पोल में है, तो इस केस में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोअर पोल की जो क्लियरेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये तो थी इसकी इंडिकेशन। अब कंट्रा इंडिकेशन क्या है, वेल प्रेगनेंसी में शॉक वेव्स नहीं देंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन है, इन्फेक्शन है, यूटीआईज हैं, उसके अलावा यूरिन ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्टल टू द स्टोन कोई और ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्चर वगैरह है, तो इस केस में नहीं देंगे। या फिर कोई बहुत ज़्यादा मोटा बंदा है, उसमें क्या करेंगे, ये शॉक वेव्स पेनिट्रेट नहीं करेंगे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके बाद एक और ट्रीटमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। अब इसमें सबसे पहले होता क्या है कि हम हाइड्रो क्रिएट करते हैं और हाइड्रो में क्या करेंगे, जो जितना भी कलेक्टिंग सिस्टम है उसको हम भर देंगे। सो द रीनल कलेक्टिंग सिस्टम इज़ फर्स्ट इन्फ्लेटेड। किस तरह करेंगे, जो यूरिथ्रा है वहाँ से हम कैथेटर लेंगे, वो कैथेटर चलता चलता यूरिटर्स के अंदर जाएगा और इसे हम कहेंगे दिस इज़ यूरिटेरिक कैथेटर। इसके थ्रू हम ये सारा जितना कलेक्टिंग सिस्टम है जिसमें कैलसेस और पैल्विस आते हैं सबको इन्फ्लेट करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो। सबसे पहले हम हाइड्रो क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेफ्रोस्टमी नीडल लेंगे। अब ये क्या होता है, ये हम स्किन से घुसेड़ेंगे, पेशेंट के जहाँ पर फ्लैंक रीजन है वहाँ पर स्किन में ये नीडल घुसेड़ते जाएंगे और किडनीज़ के अंदर ले जाएंगे, और किडनी का जहाँ पर कैलेक्स होगा उसके अंदर जाकर ये नीडल छोड़ देंगे अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। सो दो काम किए, नीचे से हाइड्रो बनाया और ऊपर से जो है वो नीडल घुसेड़ दिया, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नेफ्रोस्टमी नीडल।
फिर क्या करेंगे, जो नीडल घुसेड़ी हुई है ना, इसमें से गाइड वायर पास करेंगे और फिर बाद में नीडल को रिमूव कर देंगे। अब वो गाइड वायर अंदर है और नीडल जो है वो बाहर निकल गई है। फिर हमारे पास ट्रैक डायलेटर्स होते हैं, इस तरह के लोहे के पाइप होते हैं, ठीक है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक और मोटा बड़ा होता है। सो इनके डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं और इनके जो डायमीटर्स होते हैं वो फ्रेंच यूनिट के अंदर होते हैं। सो ट्रैक डायलेटर्स लेंगे, सबसे पहले छोटे वाला जो होगा वो घुसेड़ देंगे, ठीक है, इसी गाइड वायर के ऊपर। फिर वो स्किन जो होगी थोड़ी सी डायलेट हो जाएगी, फिर थोड़ा बड़ा वाला लेंगे वो घुसेड़ देंगे, फिर और बड़ा वाला लेंगे वो घुसेड़ देंगे। सो सीरीज़ ऑफ ट्रैक डायलेटर्स, ये एक दूसरे के अंदर घुसेड़ते जाएंगे। जब हमारा ट्रैक 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाए, और इसका मतलब कि हमने मैक्सिमम साइज़ वाला जो ट्रैक डायलेटर है विच इज़ 30 फ्रेंच यूनिट, उसको हमने स्किन के अंदर घुसेड़ दिया, यानी स्किन को पियर्स करके, मसल को पियर्स करके रीनल कॉर्टेक्स में चला गया। रीनल कॉर्टेक्स में भी जो कैलिक्स है वहाँ पर ये घुस गया। फिर इनको गुजरने के बाद क्या करेंगे, अब अच्छा खासा 1 सेंटीमीटर का जो है वो डायमीटर बन चुका है। अब जो एम्प्लांट्स एक्सेस शीट है वो इस ट्रैक के अंदर घुसेड़ देंगे और हमारे पास जो कैमरा होगा विच इज़ नेफ्रोस्कोप, वो इसके अंदर से पास करेंगे ताकि हम स्टोन को विजुलाइज करें। ये अब हमने क्यों घुसेड़ा है, वेल इसके थ्रू हम स्टोन को क्रश करेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स भी हो सकती है, न्यूमेटिक भी हो सकता है, या फिर लेज़र लिथोक्लास्ट भी हो सकता है। फिर जो स्टोन होगा वो क्रश हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सारे स्टोन्स को रिट्रीव कर लेंगे, वापस खींच लेंगे और जो PCN ट्यूब है वो वहाँ पर ट्रैक के अंदर पास कर देंगे, वो पड़ी रहेगी। उसके बाद क्या होगा, डबल J स्टंट लेंगे और वो हम यूरेटर के अंदर डाल देंगे और स्टंट को भी यूरेटर के अंदर ही रखेंगे, इन दोनों को नहीं निकालेंगे। फिर पेशेंट को थोड़ा टाइम देंगे कि वो स्टेबल हो जाए और फिर बाद में PCN ट्यूब को भी और डबल J स्टंट को भी निकाल देंगे। ये जो डबल J स्टंट था ये यूरेटर के अंदर था। अब अगर आउटकम्स की बात करें PCNL की, तो अगर तो स्टोन 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो क्लियरेंस रेट 90% है, और अगर स्टोन बड़ा है तो 80% जो है वो क्लियर हो सकता है अगर PCNL और शॉक वेव्स दोनों को कंबाइन करें। इंडिकेशंस क्या है, PCNL क्यों करते हैं, स्टैग हॉर्न कैलकुलाई है इसमें करेंगे। लार्ज रीनल स्टोन्स है, हमने कहा कि शॉक वेव तब देंगे जब रीनल स्टोन्स 2 सेंटीमीटर से कम है, और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ तो PCNL करेंगे। या फिर पहले हमने शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की, वो फेल होगी, तो उसके बाद हम PCNL की तरफ जा सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, हैमरेज हो सकती है, फिस्टूला हो सकती है, परफोरेशन। वो जो हमने सीरीज़ ऑफ ट्रैक डायलेटर्स घुसेड़े थे ना, एक के बाद एक पाइप डाला था, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फिस्टूला बन सकता है, परफोरेशन कोलॉन की, प्लूरल कैविटी वगैरह की हो सकती है। के बाद एक और प्रोसीजर उसे कहते हैं रेयर्स RIRS विच इज़ रिट्रोग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी। इंट्रा रीनल का मतलब कि किडनी के अंदर ही हम स्टोन क्रश करेंगे, रिट्रोग्रेड का मतलब कि ये बाहर से जो PP है उसके अंदर डालेंगे, यूरिथ्रा से जाएगा, ब्लैडर से जाएगा, यूरिटर से होता होता ये किडनी के अंदर जाएगा, दिस इज़ रिट्रोग्रेड। अब इसमें करेंगे किस तरह, एंडोस्कोप लेंगे, एंडोस्कोपिक मीन्स के थ्रू हम रीनल स्टोन्स में जाएंगे, और स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो हमारे पास 18 फ्रेंच फ्लेक्सिबल यूरिट्रोस्कोप है। इसको हम यूज़ करेंगे एक्सेस शीट के साथ, और फिर हम इस तरह यूरिटर और रीनल पेल्विस के अंदर घुस जाएंगे। अब जो टिप है एंडोस्कोप की वो हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब स्क्रू से इधर उधर घुमाएंगे ना तो टिप जो है वो इस तरह बेंड हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। सो इट कैन बी डिफ्लेक्टेड टू एंटर द अफेक्टेड कैलस। ये डिपेंड करता है ऊपर वाला कैलस है, साइड वाला है, नीचे वाला है, कौन से वाला है। सो इस तरह टिप को हम घुमा कर कैलस के अंदर घुस सकते हैं। स्टोन को विजुलाइज करेंगे और फिर उस स्टोन को या हम फ्रैगमेंट टुकड़ों में तोड़ दें या फिर बिल्कुल ही वेपराइज कर दें विद द हेल्प ऑफ रेड लाइट लेज़र फाइबर्स ऑल्सो नोन एज होल्मियम। तो फिर ट्रीटमेंट एल्गोरिदम क्या हो गया रीनल स्टोन्स का, वेल अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर्स है PCNL RIRS और लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं। 1 से 2 सेंटीमीटर है, थोड़े छोटे हैं, तो फिर इसमें भी लिथोट्रिप्सी और यूरिट्रोस्कोपी कर सकते हैं, और अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर बहुत छोटे हैं तो फिर लिथोट्रिप्सी और RIRS कर सकते हैं। उसके बाद ओपन सर्जरी। ना ओपन सर्जरी जो है जो पुराना मेथड हो गया है, ये अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही होता है, बड़ी कंट्रीज़ में नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट कोई सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ है, फॉर एग्जांपल वेरी लार्ज स्टोन हो, कम्प्लेक्स स्टोन्स हो, और ऐसे स्टोन्स हो जो बहुत ज़्यादा कैलसिस में, ऊपर वाले नीचे वाले सारे कैलसिस में हो, उसके अलावा PCNL किया हुआ हो या लिथोट्रिप्सी की हो, फेल हो गई हो, दोनों फेल हो गई हो, उसके अलावा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा मोटा हो, तो इस केस में जो है हम ओपन सर्जरी करते हैं, क्योंकि मोटे पेशेंट के अंदर भी फिर हमने शॉक वेव्स तो काम नहीं करती, और PCNL में भी जो ट्रैक डालना होता है सीरीज़ ऑफ ट्रैक डायलेटर्स, उसमें भी बड़ा चांस है कि वो कहीं इधर उधर ऊपर नीचे चला जाए और किसी और ऑर्गन को परफोरेट कर दे। सो इन मोटे लोगों के अंदर ओपन सर्जरी को प्रेफर करेंगे। अब ओपन सर्जरी के अंदर हमारे पास क्या क्या मेथड्स आ सकते हैं, पाइलोलिथॉटमी आ सकता है, एक्सटेंडेड पाइलोलिथॉटमी आ सकता है, इसके अलावा एनाट्रोफिक नेफ्रोलिथॉटमी आ सकता है, और पार्शियल नेफ्रेक्टमी आ सकता है।
पहली बात जो सर्जरी करेंगे वो फ्रंट साइड से करेंगे, क्योंकि पेशेंट ने उसके बाद बेड पे लेटना होता है। अगर हम पीछे से अप्रोच करेंगे, बैक साइड से करेंगे, तो पेशेंट की ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, वो बेड के ऊपर लेट नहीं सकता। सो जितनी भी सर्जरी है वो हमने आगे से करनी होती है। ऑल दो किडनीज़ जो है वो पीछे पड़े होते हैं, पीछे से अगर अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे, थोड़ी लेयर्स काटनी पड़ेंगी, लेकिन बाद में पेशेंट ने फिर रेस्ट भी करना होता है, बेड पे लेटना होता है। सो इसीलिए हम किडनी की सर्जरी जो है वो आगे से करते हैं। तो सर्जरी में सबसे पहले पाइलोलिथोटमी है, और इसमें हमारे पास आ सकता है मॉरिसन्स अप्रोच या फिर लंबर पोजीशन। इसमें सिंपली जो है वो मॉरिसन्स इंसिजन देंगे। अब होगा क्या कि पेशेंट को पहले कहेंगे अपनी लेफ़्ट लैटरल पोजीशन पे हो जाओ, यानी एक साइड पे मुंह कर दो, पासा परता लो, ठीक है। और जो साइड ऑपरेट करनी है उस साइड को ऊपर रख देंगे, जो नीचे वाली टांग है उसे फ्लैक्स कर लेंगे, ऊपर वाली टांग को एक्सटेंड कर लेंगे। फिर पेशेंट को फोली पास कर देंगे, और जो ब्रिज होगा थिएटर टेबल का, यानी जहाँ पे रीनल एंगल पड़ा होगा, उसको थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे ताकि किडनीज जो है वो लिफ्ट हो जाएं और इजीली अप्रोच हो सकें। अब जैसे बात की कि ये पाइलोलिथोटमी में मॉरिसन्स अप्रोच है, तो इसमें क्या करेंगे, मॉरिसन्स इंसिजन देंगे। अब ये क्या है जी, जो एंटीरियर साइड है वहाँ पर एक ऑब्लिक इंसिजन देंगे। कहाँ से कहाँ तक होगा, वेल जो 12th रिब है वहाँ से स्टार्ट होगा अबव द रीनल एंगल, और ये चलता चलता एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन तक होगा। जो ऑब्लिक इंसिजन दिया है फ्रॉम द 12th रिब टू एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, दिस इज मॉरिसन्स इंसिजन। इसके बाद कोएगुलेटिंग डायाथर्मी के थ्रू जितना सबक्यूटेनियस टिश्यू है, फैट है, मसल है, इन सबको इंसाइज करेंगे। फिर क्या आएगा, पोस्टीरियर लेटिसमस डॉर्सी आएगा, सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर आएगा, और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स आएंगे। फिर इनको काटते जाएंगे। सबसे पहले लैट्स को काटेंगे, सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर को काटेंगे, एंटीरियर एक्सटर्नल ऑब्लिक को काटेंगे, इंटरनल ऑब्लिक को काटेंगे, और फिर उसके बाद हम लंबर फेशिया में पहुंच जाएंगे। इसके बाद इस लंबर फेशिया को भी काटेंगे। कहाँ से काटेंगे, जो क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल है उसके लैटरल बॉर्डर से काटेंगे। लंबर फेशिया काट देंगे तो हम रीट्रोपेरिटोनियल फैट को अप्रोच कर लेंगे। फिर इसके अंदर 2 उंगलियां घुसेड़ेंगे, इस ओपनिंग को थोड़ा बड़ा करेंगे, और इसमें जितनी पेरिटोनियम है उसे पुश करेंगे ताकि हमारी जगह जितनी है वो क्लियर हो। पुश किस तरह करेंगे, ज़ाहिर है हमने उंगलियां डाली हुई हैं तो नीचे से आगे की तरफ पुश करेंगे। उसके बाद ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स आ जाएंगे, इन मसल्स को काटेंगे। और अब तक फाइनली जो किडनी वाला एरिया है वो ओपन हो गया। अब किडनी क्या होता है, किडनी के बाहर वो पेरिनेफ्रिक टिश्यू होता है, फैट होता है, इसी तरह फेशिया गिरोटा होता है, जकर कैंडल का होता है फेशिया। सो ये सारी चीज़ें, सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो जब हमने इन मसल्स को काट लिया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक को, तो क्या नीचे मिल गए, फेशिया गिरोटा मिल गए। इसको लॉन्गिट्यूडनली इंसाइज करेंगे तो किडनी के बाहर क्या पड़ा होता है, पेरिनेफ्रिक फैट। इस फैट को पील करेंगे तो नीचे से किडनीज मिल जाएंगे। सो अगर इन सारी लेयर्स को रिवाइज करें तो क्या किया, सबसे पहले मॉरिसन्स इंसिजन दिया 12th रिब से ASIS तक। फिर हमने कोएगुलेशन डायाथर्मी के थ्रू सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैट, मसल, इन सबको इंसाइज कर दिया। पोस्टीरियर लैट्स को, सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर को, एंटीरियर एक्सटर्नल ऑब्लिक को, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स को काट दिया। लंबर फेशिया आ गया, लंबर फेशिया को काट दिया। रीट्रोपेरिटोनियल फैट में आगे इसको पुश किया, उसके नीचे से मसल निकले, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक, इनको काट दिया। फेशिया गिरोटा आ गया, इसको लॉन्गिट्यूडनली साइज किया, उसके बाद पेरिनेफ्रिक फैट आ गया, इसको पील ऑफ कर दिया तो किडनी आ गए। अब जो यूरिटर होते हैं वो किडनी के अंदर मीडियल साइड पे जा रहे होते हैं। सो इन यूरिटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाहिस फोर्सेप्स लेंगे और इनको बांध देंगे, स्लिंग कर देंगे। फिर क्या होगा, यूरिटर को ट्रेस करेंगे कि कहाँ तक जा रहा है। अल्टीमेटली ये पैल्विक में जाकर खुलता है, यानी ये पैल्विक से स्टार्ट होता है, जैसे यूरिटेरो पैल्विक जंक्शन कहते हैं। इस तरह जो है वो हम किडनी के पास पहुँच जाएंगे। फिर क्या करेंगे कि अपनी उंगलियाँ डालेंगे और स्टोन को फील करेंगे, पैल्पेट करेंगे कहाँ पर स्टोन है। फिर इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल या फिर ऑब्लिक इंसिजन देंगे ऑन द पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ रीनल पेल्विस, और वहाँ से स्टोन को बाहर निकाल लेंगे। अगर तो स्टोन नहीं निकल रहा, तो पक्का चिपका हुआ है, तो हम इसको डिसलॉज करेंगे मैकडोनल्ड्स प्रोब के थ्रू। फिर जब ये डिसलॉज हो जाएगा तो हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेस्जॉर्डन स्टोन फोर्सेप्स। डिसलॉज के लिए मैकडोनल्ड्स प्रोब, एक्सट्रैक्ट के लिए डेस्जॉर्डन फोर्सेप्स। फिर एक फीडिंग ट्यूब लेंगे, यूरिटर के अंदर ठूंस देंगे और चेक करेंगे कि यूरिटर बाहर से पेटेंट है, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं है। फिर डबल जे स्टंट जो है वो यूरिटर के अंदर डाल देंगे और पूरी यूरिटर में डालेंगे। एक एंड उसका ब्लैडर में होगा और दूसरा एंड जो होगा वो रीनल पैल्विस में होगा। पूरी थ्रू आउट यूरिटर डबल जे स्टंट पास करेंगे। इसके बाद कुछ इंटरप्टेड सूचर्स अप्लाई करेंगे रीनल पैल्विस पे। ज़ाहिर है हमने उसकी पोस्टीरियर साइड के ऊपर कट मार के सारे स्टोन्स बाहर निकाले थे, और सूचर्स जो होंगे वो फाइन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होंगे।
इसके अलावा 24 फ्रेंच ड्रेन जो होगा वो प्लेस करेंगे रीनल पैल्विस के अंदर, ताकि वहाँ से सारी यूरिन जो है वो बाहर निकलती जाए। किडनीज़ का जो हमने पेरिनेफ्रिक फैट उखाड़ा था उसको वापस डालेंगे। गिरोटाफेशिया को जो लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन दिया था उसको वापस स्टिच करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरप्टेड एब्जॉर्बेबल सूचर्स। फिर जितने हमने मसल्स काटे थे, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, सेरेटस पोस्टीरियर, इंफीरियर, इसी तरह लैट्स, इन सबको वापस में स्टिच करेंगे। किस तरह स्टिच करेंगे? 2 लेयर स्टिचिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर्स। फिर स्किन को जो है वो सबक्यूटिकुलर स्टिचेस के साथ बंद कर देंगे। ये तो थी सारी पाइलोलिथोटमी विद द हेल्प ऑफ मॉरिसन्स अप्रोच। इसके बाद एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी होगी, और ये तब करेंगे जब स्टैग हॉर्न स्टोन्स होंगे। इसमें एक्सटेंडेड है तो और ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो काटेंगे। इसमें एक डिफरेंस ये है कि ट्रांसवर्स पाइलोटमी करेंगे। पाइलोटमी मीन्स जो रीनल पैल्विस था उसके हमने पोस्टीरियर आस्पेक्ट पे इंसिजन लगाकर स्टोन जो है वो निकाला है, लेकिन इस केस में हम ट्रांसवर्स इंसिजन लगाएंगे। दिस इज़ एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी। और जो इंसिजन के एजेस होंगे उनको खींच खींच के लंबा करते जाएंगे जब तक कि वो रीनल साइनस के अंदर या कैलसिस के अंदर ना चले जाएं। फिर यहाँ पर हम एक फ्लैप बनाएंगे। इसके बाद प्लेन डेवलप करेंगे। प्लेन किसके बीच में डेवलप होगा? बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कलेक्टिंग सिस्टम, यानी जो रीनल का जितना पैरेन्काइमा है और जो मीडियल साइड पे जितना कलेक्टिंग सिस्टम है जिसमें रीनल कैलसिस और पैल्विस और ये आ जाते हैं, इन दोनों के बीच के अंदर प्लेन डेवलप करेंगे। और ये इंसिजन जो है इसको हम कैलसिस तक लेके जाएंगे जिसके अंदर लार्ज स्टैग हॉर्न स्टोन्स हैं, और फिर इनको रिमूव करेंगे। सो एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी में क्या हुआ? हमने ट्रांसवर्स पाइलोटमी की, एजेस को एक्सटेंड किया। कहाँ तक एक्सटेंड किया? रीनल साइनसिस तक, और फ्लैप बनाया। फिर उसके बाद प्लेन डेवलप किया बिटवीन रीनल पैरेन्काइमा एंड कलेक्टिंग सिस्टम। फिर इस इंसिजन के थ्रू हमने कैलसिस में से जो लार्ज स्टैग हॉर्न स्टोन्स हैं उनको निकाल लिया। इसके बाद एक और मेथड है जिसे कहेंगे एनाट्रोफिक नेफ्रोलिथोटमी। इसमें लार्ज कम्प्लेक्स स्टोन्स जो कि फुली ब्रांच्ड होते हैं, हैवी उनकी ब्रांचिंग होती है, और वो पेरिफेरल कैलसिस में जा रहे होते हैं। वैसे तो जितने स्टोन्स होते हैं ना वो सेंट्रल कैलसिस का मतलब है जहाँ से यूरेटर निकल रहा है ना वो सेंटर वाला पोर्शन, और अगर ये एक्सटेंड होकर पेरीफ्री में चलता है यानी किडनी के पैरेन्काइमा के पास चलता जाए तो उसे हम कहते हैं दिस इज पेरिफेरल कैलिक्स। सो लार्ज कम्प्लेक्स फुली ब्रांचिंग स्टोन्स एक्सटेंडिंग इनटू द पेरिफेरल कैलिसिस। सो इसको हम ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनाट्रोफिक नेफ्रोलिथोटमी। सो अब जितना पेरिफेरल कैलिसिस है उसके अंदर अगर स्टोन आ जाए तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा बर्डनसम होता है। सो इसमें क्या करेंगे, क्या कि किडनी को सबसे पहले मोबिलाइज़ करेंगे, यानी सारे उसके अराउंड जितना गिरोटाफेशिया पेरिनेफ्रिक फैट है इसको उखाड़ लेंगे, किडनी जो होगी वो फ्री हो जाएगी, मोबिलाइज हो जाएगी। फिर हाइलम को के अराउंड जो है वो स्लिंग डालेंगे ताकि किडनी इधर उधर हिले ना, और जो पोस्टीरियर रीनल आर्टरी है उसको बंद कर देंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो। अब हमने रीनल आर्टरी को अक्लूड क्यों किया है? क्योंकि हमने इंसिजन जो है वो किडनी के पैरेलल जो कन्वेक्स सरफेस है उधर देना है, यानी किडनी जो है वो बीन शेप लाइक है, जो उसका कन्वेक्स बॉर्डर है वहाँ पर हमने इंसिजन देते जाना है। सो जब हम किडनी को काट लगाएंगे तो अच्छी खासी ब्लीड होगी, इसलिए हमने रीनल आर्टरी को ऑक्लूड किया। सो पोस्टीरियर साइड जस्ट पैरेलल टू द कन्वेक्स रीनल बॉर्डर, यानी जो बीन शेप का जो कन्वेक्सिटी है वहाँ पर उसकी पोस्टीरियर साइड के ऊपर इंसिजन देते जाना है, और उसी तरह पैरेलल ही चलते जाना है। और इंसिजन हमने कहाँ देना है? हमने ब्रूडेल्स लाइन के ऊपर देना है। ये ब्रूडेल्स लाइन क्या है? जहाँ पर एंटीरियर रीनल आर्टरीज और पोस्टीरियर रीनल आर्टरीज आपस में मिलती हैं, उसे कहते हैं ब्रूडेल्स लाइन। अब ये क्यों करना है? क्योंकि आगे से एंटीरियर आर्टरीज है, पीछे से पोस्टीरियर आर्टरी है, तो बीच वाला एरिया जो है ना उसकी ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है। सो अगर इस लाइन के ऊपर हम इंसिजन देते हैं तो उसमें हैमरेज के चांसेस थोड़े कम हैं। फिर रीनल फ्लैप को रेज़ करेंगे और अंदर वाली जितनी सरफेस है वो हमारे पास एक्सपोज हो जाएगी। सरफेस कौन सी होगी? कैलसिस होंगे, उसके अंदर क्या होंगे? स्टोन्स होंगे। स्टोन्स को रिमूव कर लेंगे और फिर वापस रिकन्स्ट्रक्ट कर देंगे, जो इंसिजन दी है उसको वापस जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? डबल जे स्टंट जो है यूरेटर के अंदर डाल देंगे, नेफ्रोस्टमी ड्रेन डाल देंगे, वूंड को जो है क्लोज कर देंगे, और इस तरह जो है वो एनाट्रोफिक नेफ्रोलिथोटमी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है पार्शल नेफ्रेक्टमी। आधा किडनी जो है रिमूव कर देंगे। ये तब करेंगे जब मल्टीपल स्टोन्स होंगे, लोअर एंड पे होंगे, नॉन फंक्शनिंग पोल पे होंगे, और इस केस में सीवियर पेशेंट को इन्फेक्शन भी होगी। सो इस केस में जो है पार्शल नेफ्रेक्टमी करेंगे। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस के साथ, तो ये भी इन्फेक्शन है, तो इसमें भी पार्शल नेफ्रेक्टमी करेंगे। अब अगर एक पेशेंट के अंदर बाइलैटरल स्टोन्स है, दोनों किडनी में स्टोन्स है, तो फिर क्या करें?
वेल हम देखेंगे कि कौन सी किडनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करिए, पहले उसे सेव करेंगे। सो DTPA स्कैन करेंगे, ये बताएगा GFR कितना है, रीनल स्कारिंग कितनी है। सो जो किडनी बेहतर होगी पहले हम उसे बचाएंगे। सो बेटर किडनी इज़ प्रेफर्ड फर्स्ट। या फिर दो किडनीज़ है, दोनों में स्टोन है, एक में सिम्टम्स आ रहे हैं और एक एसिम्टोमेटिक है, जिसमें पहले सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीट करेंगे। या फिर दो किडनीज़ हैं, एक इन्फेक्टेड है, उसमें पस पड़ गई है, फॉर एग्जांपल पायोनेफ्रोसिस होगी, और दूसरी किडनी हेल्दी है, तो जो इन्फेक्टेड है पहले हम उसे डील करेंगे। सो बेटर फंक्शनिंग, सिम्टोमेटिक और इन्फेक्टेड किडनीज़, इन्हें हम पहले ट्रीट करेंगे। अब रिकरेंस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, इसे कैसे ट्रीट करें? वेल एक दफ़ा जब हमने स्टोन को ऑपरेट कर लिया तो उसके बाद फिर पेशेंट का पूरा मेटाबॉलिक वर्कअप करेंगे, देखेंगे कोई हाइपर पैराथायराइडिज्म तो नहीं है जिसकी वजह से स्टोन बन रहा है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, इन्फेक्शन कहाँ से आ रही है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। सो इस केस में सीरम कैल्शियम देखेंगे, सीरम यूरिक एसिड देखेंगे गाउट के लिए, और 24 आवर्स यूरिनरी यूरेट्स, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह देखेंगे। इसके अलावा पेशेंट कहेंगे कि दूध नहीं पीना है, दूध में जितने भी होते हैं लैक्टेट्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा जर्म्स होते हैं, और कैल्शियम स्टोन्स जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा हाइपर यूरिसीमिया, जितने पेशेंट्स होंगे उन्हें एलोप्यूरिनोल पे लगा देना है। रेड मीट नहीं खाना, फ़िश नहीं खानी, उसके अलावा जितने सल्फ़र कंटेनिंग प्रोटीन्स है, फॉर एग्जांपल एग, मीट, फ़िश, ये भी नहीं खाने क्योंकि ये सिस्टिनूरिया में होते हैं और वो स्टोन्स सिस्टीन वाले करा सकते हैं। उसके अलावा इडियोपैथिक अगर हाइपर कैल्सीयूरिया है, यूरिन के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, थायजाइड डायूरेटिक्स देंगे। थायजाइड डायूरेटिक्स क्या करेंगे कि जो यूरिन में कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, दिस इज़ गोइंग टू कॉज हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड के अंदर जो होंगे वो कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आप यूरिटेरिक स्टोन्स, ये तो थे सारे किडनी के स्टोन्स। अगर यूरिटर के अंदर स्टोन्स आ जाए तो फिर वेल 5 डिफरेंट साइड्स के ऊपर यूरिटर के अंदर नैरोइंग होती है और उधर स्टोन जो है वो डिसलॉज हो सकता है। जितने भी यूरिटर के स्टोन्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पॉन्टेनियसली पास आउट कर जाते हैं। और जो 5 कंस्ट्रिक्शंस है, 5 नैरोइंग है, वो कहाँ कहाँ हो सकती है? पहली बात जहाँ से यूरिटर स्टार्ट हो रही होती है, पेल्विस में से। सो पेल्वो यूरिटेरिक जंक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन होती है। जब आइलिक वैसल्स को यूरिटर क्रॉस कर रही होती है तो यहाँ पर यूरिटर कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। दूसरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर है। तीसरी मेल्स के अंदर जब वास डेफरस को क्रॉस कर रही होती है, वाटर अंडर द ब्रिज निमोनिक, तो यहाँ पर भी यूरिटर जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। चौथा जब ब्लैडर के अंदर एंटर होती है तो कंस्ट्रिक्ट करती है। पांचवा जो यूरिटर की टिप होती है, ओपनिंग होती है ब्लैडर के अंदर, वहाँ पर कंस्ट्रिक्टेड होती है। सो इन सारी जगह के ऊपर स्टोन जो है इम्पैक्ट हो सकता है। सो अगर आप क्लिनिकल फीचर्स की बात करें यूरिटेरिक स्टोन्स में तो क्या होगा, इसके थोड़ी सी डिफरेंट होती है प्रेजेंटेशन। जो रीनल स्टोन्स होते हैं उसमें डल फ्लैंक एक होती है। यूरिटेरिक स्टोन्स में सीवियर कॉलिक की पेन होती है क्योंकि यूरिटर्स जो होते हैं उनके अंदर पेरिस्टाल्सिस हो रही होती है। सो इसी वजह से इसमें कॉलिक की पेन होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। और पेशेंट जो होगा वो इधर उधर करवटें ले रहा होगा, वो सीधा नहीं लेट सकता, उसमें इतनी ज़्यादा पेन होगी। पेन रेडिएट करेगी टुवर्ड्स द ग्रोइन रीजन। और अगर स्टोन जो है वो चलता चलता इंट्रा म्यूरल पोर्शन के ऊपर आ गई, यानी जहाँ यूरिटर ब्लैडर के अंदर घुसरी होती है उस पोर्शन के अंदर अगर स्टोन डिसलॉज हो गया या आ गया या फंस गया, इम्पैक्ट हो गया, तो इस केस में जो पेन होगी वो रेफर्ड होगी उस्ताद की टोपी की तरफ, आई मीन एट द टिप ऑफ द पीनस। यूरिटेरिक स्टोन्स में इसके अलावा स्ट्रैंगुरी हो सकता है। अब ये स्ट्रैंगुरी क्या है? इट इज़ अ पेनफुल पैसेज ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन। यूरिन कतरा कतरा करके आएगी और बड़ी ही पेनफुल होगी। ये तब होगा जब स्टोन जो है इंट्रा म्यूरल पोर्शन ऑफ यूरिटर पे हो। वेल इसमें दो फिनोमेना आएंगे, एक स्ट्रैंगुरी आएगा और दूसरा पेन जो होगी रेफर्ड होगी एट द टिप ऑफ पीनस। इसके अलावा हीमाचूरिया हो सकता है एंड दिस इज़ माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया। डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन, इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, एक्सरे किडनी यूरिटर ब्लैडर का, इंट्रावीनस यूरोग्राफिन या यूरोग्राफी करा सकते हैं, और नॉन कंट्रास्ट इन्हांस सीटी यानी सीटी विदाउट कंट्रास्ट। और जो सीटी विदाउट कंट्रास्ट है, दिस इज़ द मेन इन्वेस्टिगेशन फॉर यूरिटेरिक स्टोन्स। अगर तो यूरिटेरिक स्टोन्स की ट्रीटमेंट की बात करें, अगर इनका साइज़ 5 मिलीमीटर से कम है तो ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली पास हो जाएंगे विद इन 3 वीक्स। और अगर तो 3 हफ्ते के अंदर स्टोन पास नहीं हो रहा तो फिर अनलाइकली है कि ये पास हो जाए, फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या एंडोस्कोपी कर सकते हैं या सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। वेल सर्जरी क्यों करेंगे? पहली बात स्टोन पास नहीं हो रहा, 3 हफ्ते ज़्यादा टाइम हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। दूसरी बात परसिस्टेंट पेन है, एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं, पेशेंट फिर भी पेन में है। फीवर हो गया है यानी इन्फेक्शन हो गया स्टोन के ऊपर। रीनल इनसफिशेंसी, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी की वजह से पेशेंट जो है वो CKD में जा रहा है। और वही फाइनली परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन पास नहीं हो रहा और 4 से 6 हफ्ते गुजर गए। अब ट्रीटमेंट क्या करनी है? वेल प्रॉक्सिमल यूरिटेरिक स्टोन भी हो सकता है और डिस्टल भी हो सकता है। सो प्रॉक्सिमल में भी 2 काम हो सकते हैं, या स्टोन का साइज़ बड़ा है या छोटा है, और डिस्टल में भी यही हो सकता है, या स्टोन का साइज़ बड़ा है या छोटा है।
तो अगर प्रॉक्सिमल यूरिटेरिक स्टोन्स की बात करें और इनका साइज़ जो है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो इस केस में शॉक वेव्स देंगे, लिथोट्रिप्सी या फिर यूआरएस, विच इज़ यूरिटरोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट, जिसे हम यूआरएस कहते हैं। और अगर तो प्रॉक्सिमल यूरिटेरिक में स्टोन जो है वो 10 मिलीमीटर से छोटा है, तो फिर भी हम यही करेंगे, या शॉक वेव करेंगे या यूआरएस। अब अगर डिस्टल यूरिटेरिक स्टोन की बात करें तो इसमें भी दो वेरिएंट्स हो सकते हैं, 10 मिलीमीटर से ज़्यादा, 10 मिलीमीटर से कम। अगर तो 10 मिलीमीटर से कम साइज़ है स्टोन का, तो इसकी ट्रीटमेंट में भी या लिथोट्रिप्सी या यूआरएस, और अगर साइज़ जो है वो ज़्यादा है तो इसकी ट्रीटमेंट में भी या यूआरएस या लिथोट्रिप्सी। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, डबल जी स्टंट्स डाल सकते हैं, यूआरएस विच इज़ यूरिटेरोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट, उसके अलावा डॉर्मिया बास्केट डाल सकते हैं, पुश बैग्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओपन सर्जरी कर सकते हैं। सबसे पहले यूआरएस की बात करें विच इज़ यूरिटेरोस्कोपिक स्टोन रिमूवल, तो इसमें क्या होता है, एंडोस्कोप्स होती हैं। अब होता क्या कि बाहर से हम पीपी के अंदर ये एंडोस्कोप डालते हैं, वहाँ से चलती चलती यूरिथ्रा से चलती चलती ब्लैडर के अंदर आ जाती है, ब्लैडर के ऊपर जो है वो यूरिटर्स आकर अटैच हो रहे होते हैं, फिर इस ब्लैडर से घुसती घुसती यूरिटर्स के अंदर चल जाती है। सो एंडोस्कोप डाली जो यूरिटर के अंदर जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड यूरिटेरोस्कोप, ठीक है। और अगर इसको हम आगे ले जाएं, ये फ्लेक्सिबल अगर हो तो ये आगे तक जा सकती है। सो अगर ये आगे चली जाए, रीनल पैल्विस में चली जाए, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ RIRS, विच इज़ रीट्रोग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी, यानी अगर ये किडनी में चल जाएगी तो RIRS, और अगर यूरिटर तक है तो दिस इज़ यूरिटेरोस्कोप। सो जो यूरिटेरोस्कोप्स हैं ये दो तरह की होती हैं, रिजिड और फ्लैक्सिबल। नई वाली फ्लैक्सिबल हैं, ये रीनल पैल्विस के अंदर भी घुस जाती हैं, और फिर हम इसे कहते हैं RIRS। तो इनके अंदर एक वर्किंग चैनल होता है, खुद ही ये स्कोप्स होती हैं और इनके अंदर एक चैनल होता है। अब उस चैनल के अंदर से हम बहुत सारी चीज़ें भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाइड वायर है, वो इस चैनल के थ्रू भेज सकते हैं, डबल जे स्टंट्स हैं वो भेज सकते हैं, कैथेटर्स हैं वो भेज सकते हैं, लिथोक्लास्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्टोन ब्रेक करते हैं ये भेज सकते हैं, या डॉर्मिया बास्केट जो कि स्टोन फैच करती है, रिट्रीव करके वापस ले आती है, इसको भेज सकते हैं। सो इसके अंदर वर्किंग चैनल है और बहुत सारी चीज़ें अंदर भेज सकते हैं। तो इन्हीं में से बात करें सबसे पहले डबल जे स्टंट्स की, तो ये क्या होते हैं, सिंपली प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं। क्या करते हैं, हम यूरिटेरोस्कोप डालते हैं और ये यूरिटर के अंदर जाती है, फिर उसके वर्किंग चैनल के अंदर से डबल जे स्टंट्स जो है पास करते हैं। और ये जो स्टंट्स हैं ये इनका जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 6 फ्रेंच होता है, डिफरेंट लेंथ की हो सकती हैं, लेकिन हम कॉमनली जो है वो 6 फ्रेंच की यूज़ करते हैं। अब इसके दोनों एंड्स के ऊपर कॉइल्स होते हैं, एक एंड जो होता है वो रीनल पैल्विस के अंदर जाकर हम फिक्स कर देते हैं, और जो लोअर एंड होता है वो ब्लैडर के अंदर फिक्स कर देते हैं, यानी अलोंग द होल लेंथ ऑफ द यूरेटर। इस तरह क्या होता है कि यूरेटर को उसकी जगह पर रखती है, खोल कर रखती है। फिर स्टंट डालने के बाद हम फ्लोरोस्कोपी यानी कंटिन्यूस एक्सरे कराते हैं, फिर चेक करते हैं कि स्टंट अपनी पोजीशन पे है या नहीं, फिर ये स्टंट जो होता है इस यूरेटर को ओपन रखता है। अब इंडिकेशन किन किन लोगों में ये स्टंट डाल सकते हैं, वेल ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हमने रीनल स्टोन ऑपरेट किए हैं या फिर यूरिटेरिक स्टोन ऑपरेट किए हैं, इनके अंदर स्टंट डाल सकते हैं। यूरिटर अगर कोलैप्स हो गई है, बाहर ट्यूमर है, कंप्रेस कर रहा है, तो इस केस में डाल सकते हैं, या फिर यूरिटर के अंदर कोई स्ट्रक्चर वगैरह है फिर डाल सकते हैं, या कोई पोस्ट रीनल सर्जरी की है उसमें भी फिर स्टंट डालकर हम लेफ़्ट कर देते हैं, जिस तरह हमने रीनल स्टोन के ट्रीटमेंट में किया था कि जो PCNL किया था उसके अंदर क्या किया था कि PCN ट्यूब और डबल जे स्टंट, ठीक है, इन दोनों को हमने बाद में उधर डालकर छोड़ दिया था। इसके अलावा डॉर्मिया बास्केट यूज़ कर सकते हैं, ये क्या है, ये भी हम जो एंडोस्कोप है जिसे हम यूरिटेरोस्कोप का है उसके वर्किंग चैनल में से घुसाड़ के ले जाते हैं। दिस इज़ वायर बास्केट, ये अंदर जाती है, इसकी वायर खुल जाती है, फिर क्या होता है कि ये स्टोन को रिट्रीव करती है और वापस खींच के ले आती है। सो इसको पास करते हैं यूरिटर में अंडर द इमेज इंटेंसीफायर या फिर यूरिटेरोस्कोप, उसके वर्किंग चैनल में से स्टोन ले आती है। और लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, इसको यूज़ करने से इंजरी के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा पुश बैक भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, जब भी कोई स्टोन अपर यूरिटर या मिडल यूरिटर में हो, हम उस स्टोन को ऊपर वापस किडनी की तरफ पुश कर देते हैं और वो स्टोन जो होता है वो किडनी के पैल्विस में चल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, बाद में शॉक वेव से उस स्टोन के पीसेस कर देते हैं और वो स्टोन फिर बाद में खुद ही पास आउट हो जाता है। सो पुश बैक इज़ यूज टू पुश द स्टोन बैक इन टू द रीनल पैल्विस। उसके बाद ओपन सर्जरी कर सकते हैं। वेल ये तब करेंगे जब अपर थर्ड ऑफ यूरिटर में स्टोन है और उसे हम रिमूव कर सकते हैं। सो इस केस में क्या करेंगे, पाइलोलिथोटमी इंसिजन। अगर तो स्टोन डिस्टल यूरिटर में है फिर क्या करेंगे, फैन स्टील इंसिजन देंगे, और अगर स्टोन मिडल में है तो फिर मसल कटिंग आइलिक फोसा इंसिजन देंगे। तो ये रियली डिपेंड कर रहा है स्टोन की लोकेशन क्या है। अगर रिवाइज करें, स्टोन अगर ऊपर है यूरिटर में तो पाइलोलिथोटमी इंसिजन, स्टोन अगर मिडल में है तो मसल कटिंग आइलिक फोसा इंसिजन,
स्टोन अगर नीचे है डिस्टल यूरेटर में है तो फिर फैन स्टील इंसिजन देंगे। सो अगर बात करें मसल कटिंग आइलेक फोसा इंसिजन की, तो इसमें क्या है, इंसिजन देंगे 1 इंच लंबा होगा। कहाँ पे देंगे, जो हमारे पास आइलिक क्रस्ट है उसके एंटीरियर पार्ट में। आइलिक क्रस्ट अब कैसे पता चलता है, जब हम खड़े होते हैं और अपने हाथ जो इस तरह वक्की के ऊपर रखते हैं तो वो आइलिक क्रस्ट होती है। उसके एंटीरियर पार्ट में देंगे अबव एंड पैरेलल टू द एंटीरियर पार्ट, और इस इंसिजन की जो लेंथ होगी दिस इज़ गोइंग टू बी 1 इंच। फिर क्या करेंगे, स्किन होगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू होंगे, यहाँ पर ऑब्लिक मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, इनको काटेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पेरिटोनियम तक पहुँच जाएंगे। पेरिटोनियम को आगे की तरफ धक्का देंगे, साइड यानी क्लियर करेंगे अपना रास्ता, और यहाँ पर हमें यूरेटर नज़र आएगा। वो जो यूरेटर होगा वो क्रॉस कर रहा होगा कॉमन आइलिक वेसल को। यही वो जगह है जहाँ पर यूरेटर की एक कंस्ट्रिक्शन होती है। सो हमने अप्रोच किया इस यूरेटर को। फिर क्या करेंगे कि स्लिंग पास करेंगे। हम अगर यूरेटर के अंदर स्टोन है तो स्टोन से ऊपर और स्टोन से नीचे, यानी हम स्टोन को बीच में ट्रैप कर लेंगे, जिसे पंजाबी में कहते हैं डक दिया है। एक स्लिंग ऊपर बांधेंगे, एक स्लिंग नीचे, ताकि स्टोन जो अपनी जगह को छोड़ के ना भाग जाए, डिसलॉज ना करे, क्योंकि अभी हमने उसमें इंसिजन देना है। ऐसा ना हो कि हम इंसिजन दें और स्टोन ऊपर नीचे हो जाए या यूरेटर जो है वो पिचक कर इधर उधर हो जाए। सो हम स्लिंग यूज़ करेंगे अराउंड द यूरेटर, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टू इट। जब एक दफ़ा हमने बांध दिया, फिर क्या करेंगे, इंसिजन देंगे यूरेटर के ऊपर और स्टोन को अंदर से निकाल देंगे। फिर वो जो इंसिजन दिया था उसको वापस जो है बंद करेंगे, इंटरप्टेड विक्राइल सूचर्स लेंगे, और उसके बाद सीरो मस्कुलर एब्जॉर्बल सूचर्स यूज़ करेंगे और वूंड क्लोज करेंगे। Next is the pyelonephritis. Now it is the inflammation of kidneys. Pyelo means inflammation, यानी जो renal pelvis है, nephritis नेफ्रॉन की inflammation. Now it is different from pyonephritis. Pyonephritis में क्या होगा, पस होगी किडनी के अंदर. So pyelonephritis is inflammation of renal parenchyma, collecting system, renal pelvises, और इसमें इन्फेक्शन अब आ कहाँ से सकती है, हेमाटोजीनस रूट है, ब्लड से आ सकती है। फॉर एग्जांपल किसी को टॉन्सिल्स हैं, इन्फेक्टेड टूथ है, स्किन इन्फेक्शंस है, वहाँ से आ सकती है। असेंडिंग इन्फेक्शन, फीमेल में क्या होता है, यूरिथ्रा और वजाइना आपस में क्लोज खुलते हैं। अगर कोई छोटी बच्ची है या नॉर्मल कोई फीमेल है और वो अपनी अपनी पॉटी जो है वो इस तरह वाइप करती है कि वो पीछे से आगे की तरफ लेके आती है, जितने उसके अंदर जर्म्स होंगे वो जा सकते हैं यूरिथ्रा के अंदर। पॉटी वाइपिंग हमेशा आगे से पीछे की तरफ करनी चाहिए। फीमेल्स में क्योंकि शॉर्ट यूरिथ्रा होता है, ऑर्गेनिज्म जो है इजीली यूरिथ्रा के अंदर आ सकते हैं, वहाँ से ब्लैडर में जाएंगे, किडनी में जाएंगे और पायलोनेफ्राइटिस करेंगे। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इसमें भी पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ई कोलाई, प्रोटियस, क्लेप्सियला, एंटेरोकोकस और स्टैफिलोकोकस। क्लिनिकल फीचर्स ज़ाहिर है, नेफ्राइटिस है तो पेन होगी, टेम्परेचर होगा, और जब पेशेंट के ऊपर रीनल पंच मारेंगे, जो रीनल एंगल के ऊपर हाथ रख के मुक्का मारते हैं, तो उसमें टेंडरनेस होगी, पेशेंट चीखेगा और रीनल डिसफंक्शन हो सकता है। उसकी वजह से यूरीमिया, और यूरीमिया के अपने सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नोजिया, वॉमिटिंग, भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया, हिकअप्स, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराएं, यूरिन के अंदर पस सेल्स आएंगे, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हुई है, साथ साथ थोड़ी थोड़ी पस भी बन सकती है। यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर और अल्ट्रासाउंड कराएंगे, देखेंगे कोई स्टोन तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी तो नहीं है, हाइड्रोनेफ्रोसिस या पायोनेफ्रोसिस तो नहीं है, हो सकता है कि ये भी साथ हो। डिफरेंशियल्स क्या हैं, डीडीज़, वेल इसमें नमूनिया हो सकता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस। ट्रीटमेंट में क्या है, एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में भी कौन से यूज़ कर सकते हैं, सैफ्लोस्फोरिन या अमीनोग्लाइकोसाइड्स। सैफ्लोस्फोरिन, सेफ्ट्राएक्सोन, सेफोटैक्सिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स में जेंटामाइसिन, अमीकासिन, ये यूज़ करेंगे। और साथ साथ जो है हम यूरिन को कल्चर के लिए भेज देंगे। जब कल्चर रिपोर्ट आएगी तो फिर उस लिहाज से अपनी एंटीबायोटिक्स दोबारा एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा जो पायलोनेफ्राइटिस होता है वो अनकॉम्प्लिकेटेड भी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अगर तो अनकॉम्प्लिकेटेड पायलोनेफ्राइटिस है तो ट्रीटमेंट 14 दिनों के लिए करेंगे, और अगर कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे हमने कहा कि स्ट्रक्चरल या कोई साथ फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ है, फंक्शनल मींस यूरिया क्रेटिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, AKI में चला गया, या फिर स्ट्रक्चरल कोई फाइब्रोसिस वगैरह हो गया इन्फ्लेमेशन के बाद, तो इस केस में जो ट्रीटमेंट है वो 21 दिनों के लिए करेंगे, 14 दिन 21 दिन, अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। इसके अलावा क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस की बात करें तो छोटे बच्चों के अंदर ये हो सकता है रिफ्लक्स की वजह से, क्योंकि छोटे बच्चों के ना अंदर वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स जो होता है कॉमन होता है, और फिर हम इसकी इतनी ट्रीटमेंट भी नहीं करते, उम्र के साथ ये खुद ही ठीक हो जाता है। तो छोटे बच्चों में अगर क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस है तो ये VUR की वजह से हो सकता है, वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स, और अगर कोई एडल्ट है तो उसके अंदर स्टोन्स हो सकते हैं, स्टोन्स की वजह से भी क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, जिसके बाद पेशेंट को अल्टीमेटली रीनल फेलियर हो जाएगा। जब रीनल फेलियर होगा तो फिर हाइपरटेंशन भी साथ हो जाएगी और उसमें नेफ्रेक्टमी करनी पड़ेगी या फिर रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा।
इसके बाद आता है जी पायोनेफ्रोसिस, दिस इज़ पस, नेफ्रो मीन्स किडनी, सो इट इज़ पस इन किडनी, या फिर पस से मुराद लें तो इन्फेक्टेड पुरुलेंट यूरिन, और किडनी की बात लें तो कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी, सो इट इज़ इन्फेक्टेड पुरुलेंट यूरिन इन द ऑब्स्ट्रक्टिव कलेक्टिंग सिस्टम। और इसको हम कह सकते हैं कि पायोनेफ्रोसिस सुपरेटिव डिस्ट्रक्शन किडनी के पैरेन्काइमा की कराती है। जब पैरेन्काइमा ख़त्म हो जाएगा तो रीनल फंक्शन जो है लॉस हो जाएगा, पेशेंट जो है वो CKD में चला जाएगा, और पेशेंट जो होगा उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। सो मोस्ट कॉमनली ये हो सकता है रीनल स्टोन्स की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स में इसमें ट्राइएड होगा, 3 चीज़ें। जिस पेशेंट में फीवर, एनीमिया और स्वेलिंग आ जाए इन द फ्लैंक्स, दिस इज़ पायोनेफ्रोसिस। स्वेलिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर पस इकट्ठी हो गई है, वो जगह स्वेल कर दी है। फीवर जब भी पस होगी, जब भी एब्सेस या पस वगैरह कंडीशन होगी, तो इसमें पेशेंट को फीवर्स के साथ राइगर और चिल्स होंगे, ज़ोर ज़ोर से वो कांपेगा। और साथ अनीमिया, क्योंकि किडनी ने एरिथ्रोपोइटिन बनाना होता है, अब लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, किडनी फारिग हो गया तो फिर अनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कराएं तो पायोयूरिया पास आ सकती है, ल्यूकोसाइटोसिस WBCs इंक्रीज़ हो सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड कराएं तो स्टोन जो है वो मिल सकता है, और जहाँ पर स्टोन होगी वहाँ पर डायलिटेशन होगी। इसके अलावा डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम करेंगे एस्पिरेशन पर। ट्रीटमेंट पायोनेफ्रोसिस की क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? वेल, पहली बात, जब भी पास आ जाएगी हमने वहाँ पर एंटीबायोटिक्स देनी है। पेशेंट की रीनल डैमेज को बचाना है, लीथल सेप्टिसीमिया को बचाना है। सो इसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देंगे, और जितनी पास होगी उसको ड्रेन करेंगे। ड्रेन किस तरह कर सकते हैं? परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी के थ्रू कर सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें हम ड्रेन डालेंगे स्किन से घुसेड़ कर, फ्लैंक रीजन से हम घुसेड़ते जाएंगे, और जब ये रीनल पैल्विस के अंदर चला जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, जितनी पास होगी वो ड्रेन कर जाएगी। दिस इज़ परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस। और अगर तो पास बहुत ज़्यादा थिक है तो फिर हमें ओपन नेफ्रोस्टमी करनी पड़ेगी, सर्जिकली ओपन करना पड़ेगा। इसके अलावा नेफ्रेक्टमी उन किडनीज़ में करेंगे जो किडनीज डेस्ट्रॉयड है लेकिन दूसरी किडनी जो है वो हेल्दी है। सो इस केस में नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में एंटीबायोटिक्स, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी, ओपन नेफ्रोस्टमी, या फिर नेफ्रेक्टमी। इसके अलावा नेक्स्ट इज रीनल कार्बंकल। नाउ कार्बंकल क्या है? इट इज़ जस्ट एन एब्सेस, और ये रीनल कॉर्टेक्स में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पायोनेफ्रोसिस है वो वहाँ पर होगा जहाँ कलेक्टिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल रीनल कैलिसिस या पेल्विस। जो कार्बंकल है ये रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होगा। और इसी तरह पेरीनेफ्रिक एब्सेस है, ये नेफ्रॉन के बाहर। नेफ्रॉन के बाहर क्या होता है? पेरीनेफ्रिक जो होता है वो फेशिया होता है, और उसके बाहर गिरोटा होता है। सो इन दोनों के बीच में, पेरीनेफ्रिक कैप्सूल और गिरोटा के बीच में अगर एब्सेस है, दिस इज़ पेरीनेफ्रिक, और अगर गिरोटा से भी बाहर है तो इट इज़ पैरानेफ्रिक। सो पायोनेफ्रिक, कार्बंकल, पेरीनेफ्रिक, पैरानेफ्रिक, इनमें लोकेशन बड़ी मैटर करती है। सो अगर रीनल कार्बंकल की बात करें, इट्स एन एब्सेस इन रीनल कॉर्टेक्स। और क्यों होता है? हेमाटोजीनस स्प्रेड की वजह से होता है। ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से? स्टैफिलोकोकाई हो सकते हैं या कोलीफॉर्म हो सकते हैं। कॉमनली किस में देखा जाता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, डायबिटीज़ वगैरह में। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वेल, फीवर, फ्लैंक पेन और स्वेलिंग होगी इन द फ्लैंक रीजन। उसके अलावा पायोयूरिया हो सकता है। इनिशियली कोई पास नहीं होगी यूरिन में, लेकिन अगर ये फट जाए रीनल कार्बंकल तो पायोयूरिया हो सकता है। डायग्नोसिस CT और अल्ट्रासाउंड पे होगा। CT इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, या फिर परक्यूटेनियस CT या अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज कर सकते हैं। सो एंटीबायोटिक्स, ड्रेनेज, या फिर ओपन सर्जिकल ड्रेनेज इन केस ऑफ रेजिस्टेंट केसेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज पेरीनेफ्रिक एब्सेस। एब्सेस क्या होता है? वही पास वाली थैली, पुरुलेंट मटेरियल। अब पेरीनेफ्रिक का मतलब है इट इज़ बिटवीन द कैप्सूल ऑफ किडनी एंड द गिरोटा फेशिया। किडनी के बाहर कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बाहर गिरोटा फेशिया होता है। सो इस कैप्सूल और गिरोटा के बीच में अगर एब्सेस आ जाए, दिस इज पेरीनेफ्रिक, और अगर गिरोटा से भी बाहर चला जाए, दिस इज पैरानेफ्रिक एब्सेस। सो पैरानेफ्रिक इज बियॉन्ड गिरोटा फेशिया। कॉमनली कॉजेज़ क्या हो सकती हैं पेरीनेफ्रिक एब्सेस की? कोई रीनल एब्सेस है वो इसमें एक्सटेंड कर सकता है, पायोनेफ्रोसिस के बाद हो सकता है। कोई अपेंडिक्स का एब्सेस था वो इसमें एक्सटेंड कर सकता है। इसी तरह TB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का हेमाटोजीनियस स्प्रेड हुआ है, या TB ने किसी स्पाइन या वर्टिब्रे को इन्वॉल्व किया हुआ था, तो उसकी एक्सटेंशन से भी पेरीनेफ्रिक या पैरानेफ्रिक एब्सेस हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, क्योंकि एब्सेस है तो इसमें सवियर स्विंगिंग पायरेक्सिया फीवर होगा, और उसके साथ राइगर्स चिल्स होंगे, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, फ्लैंक में मैस फील होगा, और अफेक्टेड साइड का जो डायाफ्राम होगा दैट इज़ एलिवेटेड और फिक्स्ड। सो डायग्नोसिस पे जाने से पहले अगर एनाटमी रिवाइज करें तो किडनीज जो होती हैं वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होती हैं, और इसके पास 3 मसल्स होते हैं। सबसे मीडियली सॉस मसल होता है,
थोड़ा सा उसके लैटरल क्वाड्रेटस लैम्बोरम होता है और उसके लैटरल मोस्ट लैटरल ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। सो सबसे मीडियल जो मसल होता है वो सॉस होता है। सो जब पेरिनेफ्रिक एब्सिस होता है ना, तो जो सॉस मसल होता है इसका शेडो हमें नहीं मिलता। सो सॉस शेडो इज ऑब्सक्योर्ड ऑन एक्सरे। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें एब्सेस मिल जाएगा और सीटी इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टूल फॉर डायग्नोसिंग पेरिनेफ्रिक एब्सेस। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स, एस्पिरेशन वाया लार्ज बोर नीडल, या फिर ओपन ड्रेनेज भी कर सकते हैं। ओपन ड्रेनेज किस तरह करेंगे? अगेन परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। इसके बाद अगर फाइनली टॉपिक देखें रीनल ट्यूमर्स का, तो ये बिनाइन भी हो सकते हैं, मलिग्नेंट भी हो सकते हैं। बिनाइन में एडनोमा, एंजियोमा, एंजियोमायोलाइपोमा वगैरह आ सकते हैं। मलिग्नेंट के अंदर विल्स ट्यूमर, ये छोटे बच्चों में होता है, नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं, और ये मिक्स ट्यूमर होता है, इसमें ब्लास्टिमल, स्ट्रोमल, एपिथेलियल एलिमेंट सारे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ सकता है ग्रेविट्स ट्यूमर, जिसको हम कहते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा या एडनोकार्सिनोमा या हाइपरनेफ्रोमा। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा में लिए ब्लैडर में होता है, लेकिन फिर भी किडनी में आ सकता है, और इस केस में से कहेंगे अपर ट्रैक्ट ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, क्योंकि जो अपर ट्रैक होता है उसमें किडनी और यूरिटर आते हैं, और लोअर ट्रैक के अंदर ब्लैडर और यूरिथ्रा और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इस केस में से कहेंगे अपर ट्रैक ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। उसके अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, और ये इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ शिस्टोस्टोमा, हीमोटोबियम, जितने पैरासाइट्स इंसेक्ट्स हैं इनकी वजह से होता है। सो अगर सबसे पहले बात करें विल्स ट्यूमर की, जो छोटे बच्चों का ट्यूमर है, इट्स अ लार्ज पीडियाट्रिक ग्रुप ट्यूमर। 5 साल से पहले ही पता चल जाएगा, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिलैटरल होता है। होता क्यों है? WT1 ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, उसकी डिलीशन हो जाती है, और ये एक मिक्स ट्यूमर है। इसमें सारी चीज़ें मिलती है, ब्लास्टिमल एलिमेंट भी मिलता है, स्टोमल एलिमेंट भी मिलता है, एपिथेलियल एलिमेंट भी मिलता है। सो ये रियली एक डिस्को पार्टी है। अब अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहले एब्डोमिनल मास मिलेगा। 90% ऑफ टाइम पेशेंट जो है मास के साथ प्रेजेंट करेगा, और इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि पेशेंट की जो बॉडी होगी वो टाइनी नजर आएगी। मैथ्स के अलावा और क्या क्या मिल सकता है? फ्लैंक पेन मिल सकती है, हिमाचूरिया, हाइपरटेंशन, और मैट्स मिल सकते हैं लंग्स में और लिवर में। सबसे कॉमन इसके मैट्स जो होते हैं वो लंग्स में होते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन वगैरह करेंगे, उसमें ज़ाहिर इतनी बड़ी किडनी है वो नज़र आ जाएगी। और कंट्रास्ट हाँ सीटी करेंगे एब्डोमेन का और चेस्ट का। चेस्ट का इसलिए क्योंकि हम लंग्स और लिवर में मैट्स देखना चाह रहे हैं। स्टेजिंग स्टेज 1 2 3 4 है। स्टेज 1 का मतलब है कि जो ट्यूमर है उसकी जो बाउंड्रीज़ है वो डेफिनेट है, वो एक्साइज्ड है, और ट्यूमर जो है वो किडनी के अंदर ही कन्फाइंड है। स्टेज 2 का मतलब है कि उसकी बाउंड्रीज इतनी शार्प नहीं है, सो नॉट एक्साइज्ड। स्टेज 3 का मतलब है कि ये मिड लाइन क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा रहा है। स्टेज 4 का मतलब है कि मैट्स आ गए हैं, लंग्स में आ सकते हैं, लिवर में आ सकते हैं। सो स्टेज 1 2 3 4 एक्साइज्ड, नॉट एक्साइज्ड, क्रॉसिंग मिड लाइन एंड मैट्स। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें रेडिकल नेफ्रैक्टमी करनी है। रेडिकल का मतलब है हर चीज़ इसमें जड़ से निकाल देनी है। नेफ्रैक्टमी तो करनी है, रेडिकल आसपास जितने बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी उखाड़ते चल जाना है पागलों की तरह। सो इसमें क्या क्या हो सकता है? किडनी, एड्रीनल, ग्रोटाफेशिया, पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, प्रॉक्सिमल यूरेटर, सारी चीज़ें इसमें उखाड़ देनी है। दिस इज़ रेडिकल नेफ्रैक्टमी। उसके बाद क्या करनी है? कीमोथेरेपी करनी है विद द हेल्प ऑफ एक्टिनोमाइसिन टी एंड डॉक्सोरूबिसिन। कुछ केसेस में हम पार्शियल नेफ्रैक्टमी भी कर सकते हैं। ये वो केसेस होंगे जिसके अंदर बायलैटरल डिजीज़ है, क्योंकि अगर हम सारी दोनों किडनीज़ की रेडिकल नेफ्रैक्टमी कर दे तो फिर पेशेंट तो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि किडनीज़ पेशेंट के पास है ही नहीं और लाइफ जो है इनकम्पैटिबल है। सो अगर बायलैटरल डिजीज़ के साथ प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट तो फिर पार्शियल नेफ्रैक्टमी करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रीनल सेल कार्सिनोमा, आल्सो नोन एज ग्रेविट्स ट्यूमर, या इसका दूसरा नाम है हाइपरनेफ्रोमा, या इसे कहेंगे एडनोकार्सिनोमा। सो रीनल सेल कार्सिनोमा इज एन एडनोकार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन ट्यूमर है किडनीज का। 85% टाइम जब भी रीनल ट्यूमर डिटेक्ट होगा तो इट्स गोइंग टू बी रीनल सेल कार्सिनोमा। प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल से निकलता है। रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग, हीमोडायलिसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, एस्बेस्टॉस के साथ एक्सपोजर, और इसकी एसोसिएशन है वॉन हिपल लिंडो डिजीज़ के साथ, जिसके अंदर क्या होता है? बायलैटरल रीनल सेल कार्सिनोमा, फियोक्रोमटोसाइटोमा और सिस्टिन पैंक्रियाज। सो दिस इज़ कॉल्ड वॉन हिपल लिंडो। अगर रीनल सेल कार्सिनोमा के स्प्रेड की बात करें तो ये डायरेक्टली एक्सटेंड भी कर सकता है, आसपास के स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है, और इसके मैट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये रीनल वेन में घुस जाएगा, वहाँ से इन्फीरियर वेना केवा में घुस जाएगा, और वहाँ से लंग्स में जाएगा, बोन्स में जाएगा, पैरायोटिक लिम्फ नोड्स को जाकर इन्फिल्ट्रेट करेगा, हाइलर लिम्फ नोड्स वो जो लंग्स के पास होते हैं उनको जाकर अफेक्ट करेगा। सो स्प्रेड में डायरेक्ट एक्सटेंशन भी है, रीनल वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना केवा में घुस जाएगा, वहाँ से लंग्स में कैनन बॉल अपेयरेंस बनाएगा एक्सरे पर, बोन्स, हाइलर लिम्फ नोड
और पैरायोटिक लिम्फ नोड्स पे भी जा सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में हेमाचूरिया होगा, ड्रैगिंग फ्लैंक पेन होगी, जब भी किडनी के में प्रॉब्लम होगा तो ड्रैगिंग फ्लैंक पेन होगा, यूरेटर में प्रॉब्लम होगा तो कॉलिक की पेन होगी। सो ड्रैगिंग डल फ्लैंक पेन होगी, पैल्पेबल किडनीज होंगे, लेफ्ट साइडेड की वैरिकोसील होगी। अब जिस तरह वैसे भी टेस्टिस को देखें तो एक थोड़ा ऊपर होता है, एक थोड़ा नीचे होता है, इसी तरह ये जो डी अलाइनमेंट है ना, ये टेस्टिस की वीनस ड्रेनेज के भी अंदर है। एक टेस्टिस की वेन जो है वो डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, ये राइट टेस्टिस होते हैं। जो लेफ़्ट टेस्टिस होते हैं ये डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में नहीं जाते, ये रीनल वेन को ज्वाइन करते हैं और वो रीनल वेन जो होती है इन्फीरियर वेना केवा में जाती है। सो अगर रीनल सेल कार्सिनोमा है लेफ़्ट साइड का, तो उस केस में क्या होगा कि रीनल वेन ब्लॉक हो जाएगी। इसका मतलब कि टेस्टिस की भी जो वीनल ड्रेनेज है वो भी ब्लॉक होगी। कौन से टेस्टिस? लेफ़्ट वाले। राइट वाले जो हैं वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में जा रहे हैं। सो जब लेफ़्ट टेस्टिस की वीनस ड्रेनेज ब्लॉक होगी है तो वो टेस्टिस इंगॉज कर जाएगा, वेरिकोसील हो जाएगा और वर्म लाइक अपीयरेंस आ जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइडेड रीनल सेल कार्सिनोमा है उसमें लेफ़्ट साइडेड वेरिकोसील बन सकती है। इसके अलावा अगर एटिपिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के फीचर्स आ सकते हैं और मैट्स के फीचर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोनी पेन्स, ये मैट्स की वजह से हो गए। हेमाप्टेसिस और कफ, ये भी तब फीचर्स आएंगे जब लंग्स के अंदर मैट्स होंगे। कैनन बॉल अपीयरेंस होगी एक्सरे के ऊपर। उसके अलावा परसिस्टेंट पायरेक्सिया विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। और क्या मिल सकता है? हाइपरटेंशन, पॉलीसाइथेमिया। ये क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यूरिन एग्जामिनेशन में हेमाचूरिया मिल सकता है। अल्ट्रासाउंड में डॉपलर हम कराते हैं वेन के फ्लो देखने के लिए। सो इन्फीरियर वेना केवा का फ्लो देखेंगे। इस सब के अलावा अगर गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें स्टेज करने के लिए रीनल ट्यूमर को, दिस इज़ कंट्रास्ट इन्हांस सीटी। और ये हमें बता सकता है कि रीनल वेल इन्वॉल्व हुई है कि नहीं, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ट्यूमर एक्सटेंड कर गया है कि नहीं, लिम्फ नोड्स कितने एक जो है अफेक्टेड हुए हैं, मैट्स कहाँ कहाँ गए हैं और एडजस्टेंट स्ट्रक्चर्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं। सो दिस इज़ द रियली गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्टेजिंग रीनल ट्यूमर्स। एमआरआई की बात करें तो ये एग्जैक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात बताती है और जब हमने सर्जिकली प्लान करना हो तो फिर हम एमआरआई कराते हैं। उसके बाद एक्सरे और सिटी चेस्ट की बात करें तो ये हमें लंग्स के अंदर मैट्स की बात बताएगी जो कि कैनन बॉल लीजन्स हैं। बोन स्कैन्स की बात करें तो बोनी बैट्स के बारे में पता चल सकता है। टीएनएम क्लासिफिकेशन में टीएक्स का मतलब है हम नहीं कर सकते एक्सेस, मे बी हो मे बी ना हो। टी नॉट का मतलब है कि ट्यूमर नहीं है। T1 को हमने डिवाइड कर दिया ए और बी में। T1A तब कहेंगे जब साइज़ 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर होगा। T1B तब कहेंगे जब 4 से लेकर 7 सेंटीमीटर साइज़ होगा। T2 को फिर डिवाइड कर दिया T2A और T2B में। T2A का मतलब 7 से 10 सेंटीमीटर साइज़ है। T2B का मतलब है कि 10 से ज़्यादा साइज़ है। T3 को डिवाइड कर दिया है 3A 3B 3C में। 3A का मतलब है कि ट्यूमर एक्सटेंड कर चुका है रीनल वेन के अंदर लेकिन अभी भी गिरोटा फेशिया के अंदर है। T3B इसका मतलब है कि इन्फीरियर वेना केवा बिलो द डायफ्राम आ गया। T3C इन्फीरियर वेना केवा अबव द डायफ्राम आ गया। T4 का मतलब है कि बियॉन्ड गिरोटा, फेशिया गिरोटा को इसने इन्वेड कर दिया। तो अगर TNM क्लासिफिकेशन रिवाइज करें, TX कैन नॉट बी असेस्ड, T नॉट नो एविडेंस, T1A 0 से 4, T1B 4 से 7, T2A 7 to 10, T2B 10+, T3A into the renal veins, T3B into the inferior vena cava below diaphragm, T3C into inferior vena cava above diaphragm, and T4 beyond fascia aorta. Lymph nodes NX cannot be accessed, and node no lymph nodes found. N1 yes, single regional lymph node, N2 more than one regional lymph node. मैट्स की बात करें एम नॉट नो मैट्स, M1 यस डिस्टेंस मैट्स प्रेजेंट। उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हर स्टेज की अलग ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जांपल जो T1A है जिसमें साइज़ जो है ट्यूमर का 0 से 4 सेंटीमीटर का है तो इसमें नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी करेंगे या पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे। ओपन भी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं। T1B की बात करें जिसमें साइज़ 4 से लेकर 7 सेंटीमीटर का, रेडिकल नेफ्रेक्टमी, हर चीज़ उखाड़ देंगे, यानी नेफ्रॉन तो उखाड़ रहे हैं उसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनीज, गिरोटा फेशिया, लिम्फ नोड, यूरेटर, प्रॉक्सिमल, ये सारी चीज़ों को भी उखाड़ देंगे। T2 का मतलब है कि T2A भी आ रहा है, T2B भी आ रहा है, साइज़ 7 to 10 सेंटीमीटर भी है और 10+ सेंटीमीटर भी है, इसमें भी रेडिकल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। T3 और T4, T3 के अंदर सारे आ रहे हैं इंटू रीनल वेन, इंटू inferior vena cava below diaphragm into inferior vena cava above diaphragm और T4 के अंदर beyond geroda fascia। इन सब के अंदर रेडिकल नेफ्रेक्टमी। इन द सिंपल वर्ड सिर्फ T1A में हम नेफ्रॉन स्पेयर करेंगे, बाकी जितने भी होंगे उनके अंदर रेडिकल नेफ्रेक्टमी करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें
तो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है लोकल कैंसर की वो रेडिकल नेफ्रेक्टमी है। रेडिकल का मतलब जो कुछ मिलते जाना है हमने रिमूव करते जाना है। फॉर एग्जांपल किडनी है, ज़ाहिर है नेफ्रेक्टमी है, इसको तो उड़ाना ही उड़ाना है। सबसे पहले तो किडनी को उड़ाएंगे, उसके बाद और क्या क्या 7 चीज़ें, एड्रीनल ग्लैंड है, गरोटाफेशिया है, पैरायोटिक लिम्फ नोड्स हैं, प्रॉक्सिमल यूरेटर है, इन सब चीज़ों को उड़ा देना है। अब अप्रोच हम ट्रांसपेरिटोनियल भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लैंक में इंसिजन देंगे और फिर अप्रोच कर लेंगे। रीनल आर्टरीज़ को लाइगेट करेंगे पहले, फिर बाद में रीनल वेंस को लाइगेट करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 20 से 25% जितनी भी कार्डिक आउटपुट होती है वो रीनल आर्टरीज़ में जा रही होती है। सो आर्टरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अगर हम पहले रीनल आर्टरीज़ को जो है लाइगेट कर देते हैं तो इसे हम प्रिवेंट करेंगे किडनी की इंगॉजमेंट, और इसके बाद जो ट्यूमर है उसको एक्साइज करेंगे, रेडिकल नेफ्रेक्टमी करेंगे। हाँ, अगर तो ट्यूमर एक्सटेंड करता करता रीनल वेन्स में आ गया, फॉर एग्जांपल T3A है, या फिर इंफीरियर वेना केवा में आ गया, या जिसको हम कहें T3B या T3C, बिलो द डायफ्राम या अबव द डायफ्राम, तो फिर इस केस में क्या करेंगे कि जो नॉन क्रशिंग वास्कुलर क्लैम्प्स है, ये क्लैम्प्स सिर्फ ना ब्लड वेसल्स के लिए बने होते हैं, ये क्रश नहीं करते। सो दीज आर नॉन क्रशिंग वास्कुलर क्लैम्प्स, ये लगा देंगे इन्हीं वेसल्स के ऊपर और ट्यूमर को काट के एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वेन को बाद में क्लोज कर देंगे विद द फाइन प्रोलीन सूचर्स। इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं, ये सिर्फ उन ट्यूमर्स के लिए करेंगे जिनका साइज़ 7 से कम है। फॉर एग्जांपल T1A जिनका 0 से लेकर 4 साइज़ होता है और T1B जिनका 4 से लेकर 7 साइज़ होता है। इसके अलावा पार्शल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं नेफ्रॉन स्पेयरिंग, और ये हम तब करते हैं जब बायलैटरल ट्यूमर्स हो। देखिए जब बायलैटरल ट्यूमर्स होगा ना, हम दोनों किडनीज पक्के पक्के नहीं उड़ा सकते, पेशेंट उधर मर जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट किडनीज। सो जब बायलैटरल ट्यूमर हो जाएगा ना, फिर हमें पार्शल नेफ्रेक्टमी करनी पड़नी है। फॉर एग्जांपल वॉन हिपल लिंडो सिंड्रोम में हमें बायलैटरल ट्यूमर्स मिलते हैं और इसमें हम पार्शल नेफ्रेक्टमी करेंगे। या फिर एक ट्यूमर है और वो सॉलिटरी किडनी के अंदर है, एक ही किडनी है और उसके अंदर ट्यूमर है, फिर भी हम पार्शल नेफ्रेक्टमी करेंगे। ज़ाहिर है अगर वो एक किडनी हमने उसको भी उड़ा दिया तो फिर भी लाइफ कंपैटिबल नहीं होगी। उसके अलावा जितने स्मॉल ट्यूमर्स हैं जिनका साइज़ 4 सेंटीमीटर से कम है, ये हमारे पास T1A के ट्यूमर्स आएंगे। सो इस केस में भी पार्शल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। अगर बात करें स्टेज T3B और T3C की, जिसमें इंफीरियर वेना केवा बिलो द डायफ्राम एंड अबव द डायफ्राम आते हैं, तो इसमें सिंपली इंफीरियर वेना केवा को हम क्लैम्प कर देंगे बिलो एंड अबव, जहाँ पर ट्यूमर है, जहाँ पर मैस है इंफीरियर वेना केवा में, उसके ऊपर और उसके नीचे क्लैम्प लगा देंगे, फिर एक्सीजन करके उस ट्यूमर को बाहर निकाल देंगे। और अगर हम देख रहे हैं कि ये जो मैस एक्सटेंड करता करता ऊपर हार्ट तक चला गया, फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम में चला गया, तो इसका मतलब कि अब कार्डियोथोरेसिक सर्जन को भी बुलाना पड़ेगा, कार्डियोप्लीजिया कराना पड़ेगा, हार्ट स्टॉप कराना पड़ेगा, या कार्डिक बाईपास करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि कार्डिक के अंदर तो मैट्स नहीं आ गए। इसके अलावा हार्ट के साथ साथ जितनी ग्रेट वैसल्स हैं, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक्स, इनके अंदर भी मैट्स जा सकते हैं। और फाइनली अगर T4 डिजीज़ की बात करें जो कि लोकली इन्वेजिव है, जो कि गैरोटाफेशिया के बाहर निकल आई है, एड्रीनल ग्लैंड से भी बाहर निकल आई है, तो इसमें रेडिकल नेफ्रेक्टमी करेंगे, नेफ्रॉन उड़ाएंगे और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स उड़ा देंगे। इससे क्या होगा, सिम्टम्स जो होंगे रिलीव हो जाएंगे, पेन ठीक हो जाएगी, हेमाचूरिया ठीक हो जाएगा। अभी जो रीनल सेल कार्सिनोमा, ऐसे हमने कहा दिस इज़ एडनोकार्सिनोमा या फिर हाइपरनेफ्रोमा। सो एडनोकार्सिनोमा जितने भी होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू हार्मोन एंड कीमोथेरेपी। सो इसमें हम सिर्फ रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, और वो भी तब जब बोन्स इन्वॉल्व हों। सो बोन इन्वॉल्व हुई है, पेशेंट को बोन पेन हो रही है, तो इस केस में रेडियोथेरेपी करेंगे टू रिलीव द बोन पेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मैट्स। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन अल्फ़ा, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक किडनी के 2 ट्यूमर्स डिस्कस किए हैं, विल्स ट्यूमर और रीनल सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा अगर बात करें ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा की, ये टर्म नॉर्मली ब्लैडर के लिए होती है। सो अगर ये किडनी में हो तो हम इसे कहते हैं अपर ट्रैक्ट ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, TCC। अपर ट्रैक इसलिए क्योंकि अपर ट्रैक के अंदर किडनीज आती हैं और यूरिटर आते हैं। सो 10% जितने रीनल ट्यूमर्स होते हैं वो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होते हैं, मल्टीफोकल होते हैं, ट्यूमर इन्वॉल्व करता है यूरिटर को भी, ब्लैडर को भी। ट्रीटमेंट क्या है, इसमें नेफ्रो यूरिटेक्टमी करेंगे, नेफ्रॉन भी उड़ा देंगे, यूरिटर भी उड़ा देंगे, ओपन भी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ब्लैडर वॉल का जो कफ है थोड़ा सा एरिया उसको भी उड़ा देंगे। सो नेफ्रो यूरिटेक्टमी विद द कफ ऑफ ब्लैडर वॉल। फिर उसके बाद पेशेंट कहेंगे अब तुमने साल साल आना है और सिस्टोस्कोपी करवानी है, अपना एनुअल चेक करवाना है। और अगर यही अपर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा बायलैटरल है, दोनों किडनीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें यूरिटेरोस्कोपिक रिसेक्शन विद माइटोमाइसिन C कर सकते हैं।
फाइनली उसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये तब होगा जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, फॉर एग्जांपल हीमाटोबियम, शिस्टोस्टोमा हीमाटोबियम की वजह से हो सकता है। ट्यूमर जो है वो रेडियो सेंसिटिव है, लेकिन इसका प्रोग्नोसिस बहुत गंदा है।